1360 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 1450 से लेके 1465 तक के टारगेट कोटक बैंक में बनने चाहिए। 1395 1400 में लीजिए, 1372 का स्टॉप लॉस और 1455 1460 ये 2 दिन में भी आ सकता है। 1375 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक को बाय करना चाहिए। 1450 का BTST का लक्ष्य मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को नजर आ जाएगा। कल अपग्रेड्स पक्का आएंगे, ये बात तो पक्की है। देखिए बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस इसको पसंद करेंगे, नंबर्स के बाद एक ऊपर के टारगेट्स आते हुए नजर आएंगे। कल भी बात हो रही थी इसकी कि ये नतीजे इतने शानदार निकल कर आए हैं कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस इसको अपग्रेड देंगे। बाजार का बादशाह तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की है आज साफ तौर पर, तो 8% का मूव दिखा रहा है। इकलौता स्टॉक जो खड़ा हुआ है बाकी सारे बैंकों के सामने। 11% ऊपर एफएनओ वाले स्टॉक में देखिए 10% का अपर सर्किट लगता है, उसके बाद वो सर्किट खुलता है और देखिए अब ये दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। और सबसे अच्छा प्रदर्शन देखिए इसकी वजह से बैंक निफ्टी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यही था सुबह सवेरे, और उसके बाद बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, अब 500 पॉइंट ऊपर देखिए बैंक निफ्टी कारोबार आपको करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो शानदार स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, बड़े अपग्रेड्स, और हर रोज देखिए CNBC आवाज पर इस पर बात हो रही थी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, और कल आखिरी सौदा में भी कहा गया था लेकर जाइए स्टॉक। नतीजे आने के बाद एक सुर में हमारे सारे पैनल के मेंबर्स ने कहा कि ये वो स्टॉक है जो आपको पैसा बनाकर देगा। तो देखिए बाजार का बादशाह आज कोटक महिंद्रा बैंक बनता हुआ, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले मिलवा देते हैं आपको अपने मेहमानों से। कौन से एक्सपर्ट्स हैं जो आज आपकी मदद करेंगे? विलियम ओनील के मयूरेश जोशी साहब हमारे रिसर्च गुरु हमारे साथ हैं, तकनीकी राय देने के लिए प्रकाश गाबा जी, राहुल शर्मा जी, राजेश पालविया साहब, रचना वैद्य जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और साथ ही श्रीकांत चौहान साहब, चंदन तापड़िया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉकस्टार्ट कैपिटल के फाउंडर और पार्टनर अभिषेक अग्रवाल काफी दिनों के बाद आपको CNBC आवाज के पैनल पर आज नजर आएंगे, बताएंगे उनकी रणनीति क्या है आज के बाजार में। और एक्सिस बैंक, L&T, टाइटन, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉर्प, जी हाँ ये निफ्टी की 5 दिग्गज कंपनियां जिनके नतीजे कल आने वाले हैं, और कैसे रह सकते हैं नतीजे, क्या करना चाहिए आपको, हर रोज सुमित आपको बताते हैं शो में। इन सब के पोल्स आज हम आपके सामने इसी शो में पेश करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए कल एक और काम होने वाला है, बिहार में पहले चरण के चुनाव की देखिए वोटिंग होगी। 243 असेंबली इलेक्शंस की सीटें हैं, और देखिए ये असेंबली इलेक्शंस बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नीरज इसको क्लोजली ट्रैक करते हैं, नीरज से जानेंगे इस दंगल के मायने, बताएंगे वो बाजार पर क्या असर पड़ेगा, तो ये सब चर्चा होगी। तो सेंसेक्स, निफ्टी और पॉलिटिक्स, S&P जिसे हम कहते हैं CNBC आवाज पर, देखिए आज इस पर भी चर्चा होगी इसी शो में। साथ ही आज शाम PM मोदी और वित्त मंत्री जी के बीच बैठक होने वाली है। इस बैठक का क्या है एजेंडा, लक्ष्मण रॉय आपको इसी शो में बताएंगे। डीलिंग रूम चेक लेंगे हम यतिन से, भसीन जी के भरोसेमंद शेयर आपको मिलेंगे ठीक 3 बजे। उसके बाद BTST, STBT आइडियाज के साथ साथ कल का खिलाड़ी आज भी होने वाला है। जी हाँ नीरज आज आपको एक कल का खिलाड़ी आज देंगे 3:15 बजे के आसपास। तो ये पूरा का पूरा एक्शन वीरू आज इसी शो में होगा। जी हाँ, इससे अगर आप देखें बड़ा लाइनअप, और इससे बड़ा अगर आप देखें शो हो नहीं सकता। अगर आप देखें क्लोजिंग के वक्त इतनी सारी चीजें हैं कि पूछिए मत। और स्पेशली अगर आप देखें वो बैठक, उस बैठक में जो वित्त मंत्री की है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्या होगा क्रिटिकल अगर आप देखें उस पर हम बात करेंगे लक्ष्मण जी से। निफ्टी 11,843 पे और निफ्टी बैंक 24,585 पर। आज सुबह इंडिसेस पे अप्रोच क्या थी हमारी, इनफैक्ट हेमंत और मैं बात जब कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स, और याद रखिए ये कल से अप्रोच थी। एग्जैक्टली 2:01 पे आपसे बात हुई थी, डोंट गो शॉर्ट टिल द टाइम हम क्लोज ना हो जाएं 20 डेमा के नीचे डिसाइसिवली। और आज सुबह अगर आप देखें बिल्कुल लो पे हमने वो कॉल पकड़ी जो कि हम सोच के आए थे कि पकड़ेंगे। याद रखिए 800, 750, 700 इन 3 स्ट्राइक्स पे जोरदार पुट राइटिंग हो रही है। आज पुट राइटर्स, देखिए पुट राइटर्स का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब हम जाएंगे परसों एक्सपायरी में, मंथली एक्सपायरी में, तो वो आज इंपॉर्टेंट बेस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज जानते हैं क्या है कि कॉल राइटर्स नहीं है। 11,900 पे कॉल राइटर के पास कोई भी कन्विक्शन नहीं है कोटेक के बिहेवियर को देखते हुए। बाकी सारे अगर आप देखें FMCG स्टॉक्स को बिहेवियर को देखते हुए कॉल राइटर यहां पे नहीं है, इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो स्टे लॉन्ग, और उस 11,900 की कॉल को अगर आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, डबल हो चुकी थी वो। लेकिन अगर फ्यूचर्स है तो ट्रेल करते चलिए, याद रखिएगा 11,900 पे कॉल राइटर नहीं है। बैंक निफ्टी में ये कहूंगा कि बिकॉज ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक जो सुबह के टारगेट थे 24,660 वो तो पूरे हो गए।
रेस्ट आप एक चीज याद रखिएगा, 24, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4 इन 4 स्ट्राइक्स पे गजब पुट राइटिंग है, चार्ट्स पे मजबूत है, कैंडल रिवर्स हुई है और पिछले कुछ दिन के हाइस को क्रॉस कर रही है। और इवन अगर आप देखें कॉल राइटर्स नहीं है, न 24,800 पे न 24,900 पे, सिर्फ 25,000 पे। तो अभी अपसाइड और जनरेट कर सकता है बैंक निफ्टी। सो एक लॉजिकल ट्रेड ये बनता है कि अगर आपके पास फ्यूचर्स हैं तो उन्हें ट्रेल करते चलिए। हेमंत, आपकी अप्रोच, अच्छा क्लोजिंग में कोई खास हेमंत सेक्टर या फिर सेट ऑफ स्टॉक्स जिस पर नजर है? देखिए कल इसी शो में इसी वक्त कहा था सीएट लेके जाइए, नतीजे अच्छे आएंगे। चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार सीएट के, आप किस तरह से देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इस समय दिन के हाइस पर 6% ऊपर है। देखिए सीएट वीरू, पैसा बनेगा नतीजों के सीजन को प्रीएम्प्ट करके। अगर आप अर्निंग सीजन के ऊपर नजर रखेंगे तो ही आपका पैसा बनेगा। अगर आपने कल ये स्टॉक खरीदा है और अर्निंग्स का आपका व्यू था, अभी मुनाफा वसूल करिए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कल ढीले बाजार में ये कॉल दिया गया था, इस समय दिन के हाइस पर है। तो देखिए पैसा बनेगा अर्निंग सीजन को प्रीएम्प्ट करके। जो कंपनियां अच्छे नतीजे पेश करने वाली हैं आपको पता होने चाहिए वो कौन सी कंपनियों के नतीजे आएंगे अच्छे, और आप पहले से ही खरीद के रख लीजिए। और यही बात हम हर रोज कह रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों से अगर आप देखेंगे आखिरी सौदा, हमने आखिरी सौदा में वो 15-15 मिनट पे कॉल देने छुड़वा दिए हैं। हमने केवल और केवल फोकस किया है नतीजों पर, और नतीजे ही देखिए पैसा बनाकर दे रहे हैं। कल कोटक महिंद्रा बैंक पर बात हुई थी, सारे एक्सपर्ट्स एक ही सुर में कह रहे थे खरीदिए ये स्टॉक, नतीजे अच्छे आए हैं। तो नतीजों के बाद भी पैसा बन रहा है, नतीजों से पहले भी पैसा बन रहा है, और मुझे लगता है यही रणनीति सबसे बढ़िया होने वाली है। आज जो तेजी के कारण है वो जान लीजिए। एक तो कोटक महिंद्रा बैंक जिसने अच्छे नंबर्स पेश किए, साथ ही एमएससीआई वाली जो खबर आई जिसमें ये लगा कि एमएससीआई में ये स्टॉक शामिल होगा तो इसमें भी अच्छी बाइंग नजर आएगी। तो आज देखिए ये जो डॉलर की वर्षा होगी उसमें देखिए ये उम्मीद में ये सारे स्टॉक्स आज भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप इनफैक्ट टॉप 10 स्टॉक्स देखिए, आपने कब देखा था एमआरएफ 7% ऊपर। एमआरएफ 7% इसीलिए ही ऊपर हो रहा है आज के सत्र में क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि एमआरएफ भी दरअसल शामिल होगा, और एमआरएफ अगर शामिल होगा एमएससीआई की इंडेक्स में अडानी ग्रीन के साथ, तो अडानी ग्रीन 5% के सर्किट पर है, तो एमआरएफ में भी देखिए तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। इसीलिए खबरों के ऊपर फोकस करिए। और सुबह भी देखिए इसकी चर्चा हमने की थी, डाउ फ्यूचर्स जब तक ऊपर है घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये राहत पैकेज की कोई भी बयान आज शाम को आता है एफएम और पीएम की बैठक के बाद, तो फिर देखिए एक बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में। इसीलिए देखिए मंदी नहीं करिए, कल भी कह रहे थे बाय ऑन डिप्स करिए, और आज भी यही राय थी कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। सुबह की फर्स्ट हाफ की अगर आप 1.5-2 घंटे का ट्रेड देख लीजिए तो एमएससीआई में जो बदलाव हो रहे हैं उसी के चलते स्टॉक्स देखिए ऊपर भागते हुए नजर आए थे, और उसके बाद अब नतीजों के ऊपर फोकस। तो मुझे लगता है सेकेंड हाफ अब नंबर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो नंबर्स कल आने वाले हैं, परसों आने वाले हैं, उसको प्रीएम्प्ट करिए और वहां पर आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो वीरू मेरी रणनीति बिल्कुल क्लियर है जी। जी हाँ, और देखिए अब हम किन किन बात करेंगे। एक्सिस बैंक, एल&टी, टाइटन, डॉक्टर डीज और हीरो मोटोकॉर्प। तो इनमें से भी कुछ पकड़ेंगे और पकड़ के ले जाएंगे। चलिए अब की पैनल से मुलाकात करते हैं। प्रकाश काबा, राहुल शर्मा, राजेश पालविया और हमारे साथ रजना वैद्य हैं, श्रीकांत चौहान, चंदन तापड़े और अभिषेक अग्रवाल इस कार्यक्रम में आगे रहेंगे। पहले पालविया साहब, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या शानदार मूव, आपकी अप्रोच क्या है इस मार्केट पे, और आपका पहला आइडिया क्या होगा, किसको चेस करेंगे आप इस क्लोजिंग में इस मोमेंटम को देखते हुए? पालविया साहब। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। देखिए मार्केट ने जिस तरीके से लोअर साइड से एक रिकवरी दी है तो काफी अच्छा है, और मार्केट में वापस से आज अगर हम देखें तो सेक्टोरियल रोटेशन, और अगर हम देखें जिन स्टॉक्स में एक करेक्टिव मूव के बाद जो अच्छे सपोर्ट्स पे थे वो सारे स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग एक्शन वापस देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक बुलिश ट्रेंड था वो इंटेक्ट है अभी भी, और हम 11,800 के ऊपर अब ट्रेड करें तो ये एक पॉजिटिविटी है मार्केट के लिए। और मुझे लगता है कि अगर हम 11,800 820 के लेवल को होल्ड करके रखेंगे तो ये यहाँ से अपमूव और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और जिसमें बैंकिंग स्टॉक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। और बैंक निफ्टी जिस तरीके से 24,200-300 के ऊपर ट्रेड कर रही है तो ये भी एक पॉजिटिविटी है मार्केट के लिए, और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अभी यहां से जो मुझे इमीडिएट ट्रेड करना है, और जैसा कि आपने बताया कि रिजल्ट सीजन है और रिजल्ट में ही, रिजल्ट वाले स्टॉक्स में ही फोकस करना चाहिए, तो मुझे जो यहाँ से सबसे अट्रैक्टिव अभी स्टॉक लग रहा है वो है डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी में देखें जो पिछले दिनों में एक करेक्टिव एक्शन थी तो स्टॉक में जो एक बुलिश गैप एरिया बना था,
एग्जैक्टली वो गैप एरिया के सपोर्ट से डॉक्टर रेड्डी ने बाउंस एक्शन दिया है और पिछले 3-4 सेशन में एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद स्टॉक आज जिस तरीके से बाइंग एक्शन दिख रही है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक बिल्कुल प्री रिजल्ट इसमें बाय करके जाना चाहिए। ये स्टॉक में मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक में आज बाइंग हुई है और स्टॉक जो अपने गैप एरिया को होल्ड किए हुए हैं, स्टॉक लॉन्ग टर्म चार्ट पे पॉजिटिव है, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगी कि ये स्टॉक में 5200 5250 तक के टारगेट भी 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस होगा 5020 का होगा। डॉक्टर रेड्डी बाय करने की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। कल तो नतीजों से पहले का ये आज मूव है जो दरअसल पालिया साहब ने पकड़ लिया है, तो बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ ये स्टॉक आपको इस समय नजर आ रहा है। मयूरेश जोशी जी से पूछते हैं वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी इस पर विस्तार से हम बात करेंगे, सुमित हमें बताएंगे कि उनका पोल क्या कहता है। लेकिन मयूरेश जी, आपने इस बाउंस बैक को किस तरह से देखा? आज सुबह सुबह जो आपने कहा ना वीरू भाई, ये निकाल लीजिए साइड से रुमाल लाल वाला, उसके बाद से ही दरअसल तेजी देखने को मिली है, तो क्रेडिट काफी हद तक आपको भी जाता है। सर आप तो हेमंत जी, वीरू जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। नहीं, क्रेडिट तो आप सभी को जाते हैं। बस को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आई थिंक जो आपने सेक्टोरल कॉल्स दिए हैं पिछले हफ्ते, यतिन मोटा भाई ने अपने टायर स्टॉक के और टायर कंपनीज के नतीजे देखे हैं, शानदार। जो आप चेक कर रहे हैं रिजल्ट्स और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस, आई थिंक सराहनीय है, क्योंकि टायर कंपनीज के जैसे नतीजे आए हैं, जो आउटलुक दे रहे हैं टायर कंपनीज, आई थिंक दैट इज शोइंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। दूसरा, आई थिंक जो पूरा फोकस रहा था ब्रोकिंग स्टॉक्स पे, एज एन एग्जांपल थीम गुरुजी आपका, आई थिंक जो एंजल ब्रोकिंग के नतीजे एप्पल सर्किट पे बंद हुआ, आई थिंक दिस इज अ थीम टू प्ले। और आज सुबह की जो आपकी थीम है, आई थिंक दैट्स एन एब्सोल्यूट वंडरफुल थीम टू प्ले। बहुत लॉजिकल है, क्योंकि जैसे कोविड आएगा और वैक्सीन आएगा कोविड के लिए, तो मुझे लगता है आई थिंक जो लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स रहेगी, कोल्ड स्टोर हाउसेज, लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट्स टू टेक दिस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, या इवन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक ये एक सेक्टर पे अलॉन्ग विद कोल्ड स्टोरेज इस पे ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल आई थिंक वीरू जी ने जो लाल रुमाल निकाला है और हरा रंग का रुमाल जो मैं देख रहा हूँ उनके आई थिंक जैकेट में है, सुपर काम कर रहा है। आई थिंक तो पूरा क्रेडिट वीरू जी और आपको हेमंत जी। और आपने एक पॉइंट मिस किया हेमंत जी, ग्रीन बॉल बाउंस। हाँ सर, वो कल मैंने बोला था आखिरी सौदा में कि ग्रीन बॉल लेकर आऊंगा, फ्रैंकली मेरी ड्रॉर में थी, वो मुझे मिल नहीं रही है, ढूंढूंगा आज उसको जाकर। लेकिन कल बात हुई थी कि वो हाँ आज ग्रीन बॉल वाला दिन है, मुझे याद है। तो देखिए कल सेकेंड हाफ में भी हम लोग जब थे तो यही कह रहे थे कि अब यहाँ पर मंदी मत करिए, एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, और स्टॉक्स ने देखिए वो सब दिखाना शुरू कर दिया था। रचना जी को जोड़ते हैं। रचना जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज को पर। आप बताइए क्या व्यू बन रहा है, क्या ये बाउंस बैक और ऊपर जा सकता है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा ये मानना है कि ये जो पुल बैक कल आया था और जिसके बाद सपोर्ट लिया है, हालांकि इंट्राडे में कल 11,750 का रेंज निफ्टी ने डेफिनेटली तोड़ दिया था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे फिर भी 11,750 कल भी सस्टेन रहा था, और वहां से दोबारा से हमने ऊपर जाने का काम शुरू कर दिया है कल से। पर अब बार बार जो इतना नीचे की तरफ आ रहे हैं, लोअर एंड ऑफ द रेंज की तरफ जो बार बार आए जा रहे हैं, तो अभी इंट्राडे में भी हम क्या है कि कुछ क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गए हम। तो नाउ अगर इस रिजम्पशन को कंटिन्यू करना है तो निफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है कि 11,900 के ऊपर ताकत दिखाना शुरू करें। अगर हम एक बार मूविंग एवरेजेस से नीचे आ जाए और उसके बाद अगर 11,900 के ऊपर आते आते वहां पे टकराते टकराते अगर हिम्मत टूट गई, तो फिर ये मोमेंटम जो है उसका लॉस हो जाएगा। तो अब बहुत क्रूशियल बन गया है कि अब अगर इस रैली को कंटिन्यू करना है तो 11,900 के ऊपर जाए और वहां पे बने रहे। अगर वो नहीं कर पाए देन देयर इज अ ट्रबल। तो जब तक ये ट्रबल नहीं आती तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं अच्छे अच्छे बाय कॉल्स जो दिखे उसको प्ले करने के लिए। और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है इस बारी, और आज भी अभी भी रिसेंटली आधे घंटे की बात करूं, 15 मिनट की रादर बात करूं, तो 500 के ऊपर एक्सिस बैंक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। जिन लोगों को इंटरेस्ट है इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। और अपना कॉल भी बता दूं? बिल्कुल मैम, बता दीजिए। एक्सिस बैंक पर भी एक राय दे दीजिए, क्योंकि एक्सिस बैंक के नतीजे कल हैं और नतीजों से पहले आज सुबह भी हम लोग कह रहे थे पैसा बनेगा तो एक्सिस बैंक में बनेगा। कोटक बैंक जैसे ही देखिए भागना शुरू हुआ, सुबह भी आज यही बात हुई थी कि एक्सिस बैंक खरीद लीजिए, अच्छी रैली बनेगी। जिन्होंने खरीदा है वो तो वैसे भी इन द मनी में है, लेकिन आपका टारगेट क्या है एक्सिस बैंक के लिए? एक्सिस बैंक के लिए बहुत हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स के ऊपर अच्छा सा ब्रेकआउट आ रहा है, तो उसमें टारगेट अगर हायर टाइम फ्रेम से देखे तो अगर इमीडिएट टारगेट देखे तो 510, 515 का टारगेट रख सकते हैं।
और अगर सब कुछ अच्छा रहा न्यूज वाइज एंड मार्केट वाइज, ओवरऑल मार्केट वाइज, तो हम कल के दिन तक ही इसमें 520 523 तक का टारगेट भी देख सकते हैं। आपका कॉल भी दे दीजिए मैम। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 495 के आसपास। ओके, 495 के आसपास एक्सिस बैंक में स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। राहुल जी को इस डिस्कशन में शामिल करते हैं। राहुल जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। एक बात तो बिल्कुल सही है कि कल का जो फॉल था ना राहुल जी, वो जिस प्रकार से निफ्टी रेस्टलेस हो रहा था, उसको अगर आप देखें, थकान दूर करने का मौका मिला। और रचना जी ने बात कही, बिल्कुल सही कही कि इस वक्त चार्टिकली वेल प्लेस्ड है बैंक निफ्टी। कॉल राइटर्स में कन्विक्शन भी नहीं है राहुल। अगर आप ऑप्शन चेन को देखें, आपकी अप्रोच बैंक्स में क्या है और प्रेफर्ड बैंक कोटक के इस मैजिक शो के बाद आप क्या पकड़ना चाहेंगे राहुल? हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है, हर रात के बाद नई सुबह होती है। ना हारना तू हौसले अपने, क्योंकि हर कल के साथ एक नई उम्मीद होती है। तो देखिए, कल के सेशन में मार्केट को एकदम कॉल राइटर्स ने दबा दिया था। आज वही कॉल राइटर पुट राइटर में तब्दील हो गए हैं। पुट कॉल रेशियो कल 1.2 पे आ गया था। आज साथ ही में पूरे सेशन में हमने देखा है कि कॉल राइटिंग में कहीं पर भी मार्केट में कॉन्विक्शन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि निफ्टी में अभी भी अपसाइड बाकी है, बैंक निफ्टी में भी अभी भी अपसाइड बाकी है। आई थिंक 11,900 का लेवल मेरे हिसाब से अचीवेबल है आज और कल के सेशन में। और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि यहाँ पर रिलेटिवली जो कि नए मैन ऑफ द मैच हमें मिले हैं, आज कोटक बैंक है, फाइनेंशियल स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं और अभी भी इनके जो सेटअप्स है इनमें अभी भी काफी अपसाइड दिख रही है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में भी स्टीम काफी बाकी है। निफ्टी में भी 11,900 के लक्ष्य आते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक तेजी में बने रहना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिक कोई स्टॉक की बात करें तो आई थिंक HDFC बैंक एक ऐसा हैवी वेट है जिसमें मुझे लगता है कि अच्छा एक्शन देखने मिल सकता है। ये स्टॉक अभी तक चला नहीं है और साथ ही में इसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी फेवरेबल है। तो इसमें 1190 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है। मेरे हिसाब से इसमें 1240 1260 के लक्ष्य ऊपर में आते हुए दिखते हैं। भैया, आपने बात कही और आपके कहते ही हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, देखिए जब कोटक की इतनी बात होती है तो देखिए वो बहुत स्मार्ट है। वो पहले से ही बता देते हैं कि कोटक का दरअसल बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रहा है। पहले हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को बुलेट ट्रेन बनाया करते थे, लेकिन देखिए दरअसल आज जो बुलेट ट्रेन बनी है वो कोटक बना है। एक बार डायरेक्टर साहब दिखाइए वो ग्राफिक जो आपने तैयार किया इस शो के लिए। क्या रफ्तार से देखिए ये जो कोटक है वो भागता हुआ। तो आज हम जनरली यहाँ पर बैंक निफ्टी लिखा करते थे, लेकिन देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ये है वो बुलेट ट्रेन जो दरअसल आज निफ्टी को खींच रही है। जनरली हम कहते थे हमेशा वीरू की बैंक निफ्टी को खींच रहा है। आज कोटक बैंक वाला जो ट्रेन है वो देखिए पूरे बैंक निफ्टी को खींचती हुई आपको नजर आएगी। तो बहुत ही बढ़िया ग्राफिक देखिए हमारे डायरेक्टर साहब ने बनाया है। तो ये वो स्टॉक है जो दरअसल बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखिए आज ऊपर लेकर जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आपको HDFC बैंक पसंद है, रचना जी कह रही हैं कि एक्सिस बैंक और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। एक्सिस बैंक के नतीजे कल है और इस सेक्टर के ऊपर फोकस होगा। और HDFC बैंक ने भी देखिए बहुत ही शानदार परिणाम अपने पेश किए थे। गाबा जी के पास चलते हैं। गाबा जी बताइए आपका व्यू मार्केट में। दो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 11,900 तक की जगह है, 11,900 के पार भी निकल सकते हैं क्या अब, या यहां पर आकर एक बार रुकेंगे? 11,925 मेरा एक टारगेट है। सुबह तो मैंने 11,900 बताया था, आई थिंक दोपहर को जब प्रदीप पंड्या के शो में, 11,800 में खरीदना चाहिए, 900 के आसपास बेचना चाहिए। मुझे लगता है 11,925 पॉसिबल है। तो निफ्टी में स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। जब भी कोई डिप मिलती है बाइंग का मौका रहेगा। एक दूसरा, रही बात निफ्टी बैंक की, यहां पर तो तेजी है। इनफैक्ट 24,500 एक अच्छा जोन हो गया सपोर्ट के लिए। अब मूव ऑन है, शायद 24,800 भी देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में तेजी है। अगर आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर अप मूव में। सुबह हमने बात की थी आई थिंक फाइनेंशियल कंपनीज की, वो आज भी अभी भी तेजी में। शायद मेरे ख्याल से श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मुथूट फाइनेंस और L&T फाइनेंस की ही बात। मुझे L&T फाइनेंस अच्छा लगता है, यहां से एक अप मूव जरूर मिलना चाहिए। इसके टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 68 तो 69 तो 78 दिनों में स्टॉक होगा 65 का L&T फाइनेंस। ओके, L&T फाइनेंस आपको छग रहा है। खैर अब चलिए, अब हम अर्निंग्स के और एक्सपेक्टेड नंबर्स की डिस्कशन को शुरू करते हैं। इस बीच अगर आप देखें एक चीज देख लीजिएगा, सीमेंट स्पेस डे हाई पर पूरा का पूरा, बैंक निफ्टी डे हाई पर, निफ्टी डे हाई पर, और एक और स्पेस जो कि सुबह से हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप देखें वो है नेस्ले डे हाई पर, डाबर डे हाई पर,
क्या प्राइस परफॉर्मेंस दी है आपको तमाम एफएमसीजी स्टॉक्स ने। अब सुमित से बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक और आपको हाईलाइट कर दूं। कल हमने इसी कार्यक्रम में वो डिस्कस किया था और वो स्ट्रांग लग रहा था। कंटेनर कॉर्प, प्रकाश जी से डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था, इट वाज अ बाय, और कंटेनर कॉर्प अब डे हाई के जोन में है और ये स्टॉक अब अपने 100 डेमा के ऊपर निकल गया। तो आपका ट्रेड अगर गिफ्ट में है तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अब सुमित से बात करते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। अब अर्निंग्स के डिस्कशन को शुरू करते हैं और पहला नंबर एक्सिस बैंक, जिस पे काफी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ भी है अभी। कैसे नंबर्स सुमित एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, जो ब्रोकर्स पोल था वो कुछ हद तक फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ा है कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स के बाद। पहले तो ये मान के चला जा रहा था कि नंबर्स इनके वैसे भी पॉजिटिव साइड पर आएंगे, एसेट क्वालिटी सीक्वेंशियल बेसिस पर मोरलेस फ्लैट रहेगी, लेकिन इस बार अब ये अनुमान लगा रहे हैं ब्रोकर्स की जो नंबर्स हैं वो थोड़े और बेटर साइड पे आ सकते हैं। ये प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट है करीब 6228 करोड़, एनआई करीब 17% की बढ़त दिखा सकता है ये वाई बेसिस पर, 7122 करोड़ का एक आंकड़ा आ सकता है। मुनाफे फ्रंट पर भी ये नंबर ठीक ठाक ही आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन इनके एनआईएम्स मोर स्टेबल रहेंगे और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। 1.2% के नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए भी 4.7%। अगर आप इसको वाई भी कंपेयर करेंगे तो ये टूटते हुए दिखाई पड़ेंगे, करीब 5-5.5% से 4.7% के आसपास ग्रॉस एनपीए आने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो मोरलेस एडवांस ग्रोथ 10 से 12% और डिपॉजिट ग्रोथ 8% के आसपास की मार्केट में एक एस्टिमेट लेके चल रहे हैं सो फार। लेकिन कोटक के नंबर्स क्योंकि अब बीट कर गए हैं तो ये भी मान के चला जा रहा है कि शायद नंबर्स यहां पर और थोड़े बेहतर होते हुए दिखाई पड़े। प्रोविजनिंग स्लाइटली बढ़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ स्लाइटली प्रोविजनिंग के आपको वाई बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, सीक्वेंशियली मोरलेस फ्लैट रहेंगे। तो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स मार्केट अनुमान लगा के चल रहा है एक्सिस बैंक का। कितना डिस्काउंट है आज की तेजी में ये कहना मुश्किल है। ऑलराइट, तो आज तो ये तेजी अभी शुरू हुई है। देखिए, कल जोर से गिर गया था ये स्टॉक और आज देखिए क्या शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ एक्सिस बैंक का स्टॉक दिन के हाईस पर पहुंच गया है 508 के करीब, 510, 515। रचना वैद्य अभी देखिए आपको बता रही थी कि इसके ऊपर नजर जरूर होनी चाहिए। तो ये देखिए दिन के हाईस पर इस समय एक्सिस बैंक पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है और 520, 525 तक के देखिए 23 तक के टारगेट्स आपको यहां पर नजर आ सकते हैं। टेक्निकल कॉल तो हो गई मयूरेश जी एक्सिस बैंक का, क्योंकि हमने देखा शुरुआत अच्छे एचडीएफसी बैंक के नतीजों से हुई, कमेंट्री उनकी बहुत पॉजिटिव थी और उसके बाद कोटक ने कमाल दिखाया। अब एक्सिस बैंक इस होप में भाग रहा है नंबर्स से पहले। आपकी क्या उम्मीद है इस स्टॉक से? देखिए हमारे बीच एक्सिस सिक्योरिटीज के पालिया साहब तो हैं और पालिया साहब को तो आप जानते ही हैं कितना बढ़िया काम करते हैं। तो एक्सिस सिक्योरिटीज का तो प्रदर्शन उसमें बड़ा अच्छा वाला आने वाला, ये तो मैं कह सकता हूं, लेकिन आपकी ओवरऑल बैंक पर टिप्पणी बताइए। ठीक ठाक नंबर आने चाहिए हेमंत जी, और जैसे सुमित जी बता रहे थे लोन ग्रोथ ये डिसेंट होनी चाहिए और मैनेजमेंट कमेंट्री जैसे बाकी बैंक्स ने दी है, आई थिंक द मैनेजमेंट कमेंट्री शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग एंड वेरी वेरी रोबस्ट। दो चीजें, एक आई थिंक अगर लोन ग्रोथ वापस ट्रैक पे आती है अगले एक दो तिमाहियों में जो प्री कोविड लेवल्स पे थी और स्पेसिफिकली रिटेल डिसबर्समेंट्स, यहां से एक बहुत बड़ी तुल मिलती है बैंक्स को इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस और इनके जो निम्स और स्प्रेड्स रहते हैं। दूसरा, इनके जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल, दैट हैज इंप्रूव्ड क्वाइट सिग्निफिकेंटली, इसलिए जो निम्स और स्प्रेड्स होते हैं आई थिंक दे शुड बी एबल टू मेंटेन दैट। तीसरा, इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी प्रेशर्स जैसे सुमित जी बता रहे थे, आई थिंक स्टेबल नंबर्स रहने चाहिए जीएनपीएस और नेट एनपीएस फ्रंट पे, एंड इनफैक्ट दे शुड हैव एन एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग डन ऑन देयर बैलेंस शीट। जो एक्सेस प्रोविजनिंग करेंगी वो एक हेल्दी साइन होती है बैलेंस शीट के हिसाब से, और टियर 1 कैपिटल जो कैपिटल इनके पास है आई थिंक दैट्स वेरी वेरी स्ट्रांग टू कैरी ऑन देयर लोन ग्रोथ। तो दो चीजें, एक आई थिंक द कोर नंबर्स शुड बी डिसेंट इनफ, और दूसरी मैं खुद उम्मीद कर रहा हूं कि मैनेजमेंट कमेंट्री जो आएगी वो बहुत बढ़िया हो सकती है, बिकॉज द वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स। जो मोरेटोरियम्स इन्होंने लिए थे, जो एक्सेस प्रोविजनिंग की है और जो एक्सेस प्रोविजनिंग वो करेंगे तिमाही में टू शील्ड देयर बैलेंस शीट, तो बिल्कुल आई थिंक 530 के आसपास जो लेवल है एक बार ये निकाल देगा तो मुझे लगता है भयंकर तेजी हो सकती है ये स्टॉक में। तो आई थिंक ये लेवल निकालना एक्सिस बैंक के लिए बहुत जरूरी है, बट ओवरऑल आई थिंक नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे और मैं ये स्टॉक पे अगर ये लेवल निकली तो आई थिंक बहुत बड़ी तेजी देखता हूं। आपने कहा तो एक्सिस बैंक इसके ऊपर तो नजर रखिएगा ही, लेकिन साथ में देखिए अच्छी खबरें आ रही हैं। भारत और यूएस के बीच में जो आज बातचीत हुई है वो बहुत ही शानदार बातचीत हुई है। परमाणु सहयोग बढ़ाने पर करार किए गए हैं, ये बहुत ही अच्छा है। देखिए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अगर मजबूत देश भारत के साथ करार करे तो देखिए फिर ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। भारत के साथ परमाणु पर भी कुछ करार हुए हैं। चीन की
डायरेक्टर साहब ये वाले ग्राफिक्स को ऊपर लेके आइए प्लीज। ये बड़ी खबर है, भारत यूएस के बीच परमाणु सहयोग बढ़ाने पर करार हुए हैं। तो ये एक पहला देखिए खबर आ रही है उस बैठक से इस समय निकल कर आती हुई, और ये देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। भारत के साथ एडवांस फाइटर प्लेन सौदों पर भी विचार हुआ है। यूएस और जो भारत है देखिए वो बहुत तेजी से डिफेंस में आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, तो कुछ और फाइटर प्लेन्स खरीदने की बातें मेरे ख्याल में निकल कर आ रही हैं। तो ये अच्छी बात है। अमेरिका और भारत देखिए और आगे बढ़ता हुआ और एक दूसरे का सहयोग करते हुए भारत में रेमडेसिविर की बिक्री में सहयोग मिलेगा, ये देखिए खबरें आ रही हैं। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इस समय उस वार्ता से निकल कर आ रही हैं। आपको पता है कि पोम्पियो साहब भारत में मौजूद हैं और दिल्ली में ये अहम वार्ता इस समय चल रही है, और वार्ता के बाद यूएस डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से देखिए ये बयान इस समय आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो माइक पोम्पियो साहब भारत में है और वहां से देखिए ये सारे स्टेटमेंट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शंस पर तो हमारी नजर बनी हुई है। ये देखिए ये कर्टन आपके सामने हमारे डायरेक्टर साहब पेश कर रहे हैं। अमेरिका के चुनाव का भी पूरा कवरेज आप सीएनबीसी आवाज पर देखिएगा। बिडेन साहब जीतेंगे या फिर ट्रंप साहब जीतेंगे, ये तो देखिए पता चलेगा आगे। लेकिन 3 नवंबर को देखिए वो चुनाव है जिसके ऊपर सबकी नजरें रहने वाली। हालांकि उस खबर का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कर्टन रेजर हमारे डायरेक्टर साहब इस समय आपको दिखाते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 600 पॉइंट ऊपर अब बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। नतीजों के ऊपर हमारा फोकस है। एक्सिस बैंक पर हमने बात कर ली, डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे भी कल आएंगे, और डॉक्टर रेड्डीज पर भी देखिए अभी अभी बात हो रही थी। पालिया साहब कह रहे थे कि उनको ये पसंद है, और उनके बात करते करते ही देखिए ये स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज क्या उम्मीद है, बताइए सुमित। देखिए वाई बेसिस पे फ्लैट नंबर्स का अनुमान लगा रहे हैं मार्केट्स में, लेकिन इसमें जो ब्रोकर्स है बहुत अलग अलग बटे हुए हैं। कुछ ब्रोकर्स मान रहे हैं कि नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, कुछ ब्रोकर्स मान रहे हैं कि नंबर फ्लैट रहेंगे। एक चीज बड़ी क्रूशियल है कि इन्होंने जो डोमेस्टिक एक्विजिशन किया था वोखार्डे कारोबार का, उसका इंपैक्ट कितना आता है ये ब्रोकर ठीक से जज नहीं कर पा रहे। वो अगर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर के तौर पर आ गया तो शायद डोमेस्टिक कारोबार में 23% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अमेरिकी कारोबार के लिए 19% की ग्रोथ की बातचीत की गई है, और बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, तो ये भी मान के चल सकते हैं कि यूएस बिजनेस शायद यहां पर सपोर्टिव रहेगा। आंकड़ों के लिहाज से आपको फ्लैट नंबर दिखाई पड़ेंगे वाई बेसिस पे। 3% रेवेन्यू टूटने का अनुमान है, 7% EBITDA टूटने का अनुमान है, और मुनाफा भी करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव रहेगा। एक हाई बेस 700 करोड़ रुपए के आसपास का था पिछली बारी, उसको अगर आप एडजस्ट कर देंगे तो मुनाफा शायद 2 या 3% ही टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है। अदरवाइज आपको 46% टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट था 700 करोड़ रुपए के आसपास का। लेकिन ओवरऑल नंबर्स में सीक्वेंशियली फ्लैट, वाई बेसिस पे फ्लैट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कमेंट्री। टोरेंट के नंबर ठीक ठाक थे, ब्रोकर्स ने भी यहाँ पे थम्स अप दिया। इसके अलावा जो बाकी छोटी मझौली कंपनी होते हैं, ग्रैन्यूल्स जैसी कंपनीज के नंबर, अलंबिक जैसी कंपनीज का नंबर, वो काफी साउंड थे, तो शायद कुछ हद तक एज आता हुआ दिखाई पड़े। इस लिहाज से भी आप इस नंबर पर नजर रख सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए नतीजों से पहले का कोई एक्शन हमारे यहाँ मिस नहीं होता है। सुबह सुबह सुमित हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मन इंडस्ट्रीज के नंबर अच्छे आएंगे। फिनोलेक्स के नंबर्स के बाद ये देखिए मुनाफा आपके सामने 10 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ हो गया, सीधा डबल होता हुआ, डबल से ज्यादा। और यही बात हम लोग कह रहे थे, खरीद लीजिए मन इंडस्ट्रीज, खरीद लीजिए। नतीजों से पहले स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। मयूरेश जोशी जी भी हमारे साथ उस समय मौजूद थे। दिन के हाईस पर मन इंडस्ट्रीज का स्टॉक इस समय पहुंचता हुआ, और बहुत सिंपल सा लॉजिक ही बताया था कि फिनोलेक्स के जो नंबर्स आए हैं वो इतने गजब के आए हैं, तो फिर ये कंपनियां, पाइप वाली कंपनियां आपको पैसा बनाकर देंगी। तो जिन्होंने भी सुबह खरीदा, अब आप देखिए ये शेयर दिन के हाईस पर आता हुआ नजर आ रहा है। मयूरेश जी बधाई हो, आपने बढ़िया कॉल दिया था मन इंडस्ट्रीज पर। बताइए ये कितना भागेगा? नतीजे आपके सामने, 10 करोड़ से मुनाफा सीधे बढ़कर 27 करोड़ हो गया है। बहुत बढ़िया नतीजे है हेमंत जी, और बॉटम लाइन पे आई थिंक इतना इसका जो इम्पैक्ट है, अगर एबिटा पे भी आई थिंक सिमिलर इम्पैक्ट है, इसका मतलब है ऑपरेशनल एफिशिएंसीज वापस लौट के आई है प्री कोविड लेवल्स, और उससे भी बेहतर आई थिंक ऑपरेशन एफिशिएंसीज हुई है। दूसरा हेमंत जी, जैसे सुबह हम बात कर रहे थे, ये पूरा सेक्टर शायद इज इन अ वेरी वेरी गुड स्पेस। एक चीज आई थिंक जो नल से जल योजना है, उस पर जितने पैसे खर्चे किए जाएंगे, जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस पे 1 लाख करोड़ का खर्चा होने वाला है फॉर ऑल दिस ट्रंक पाइपलाइन लेइंग नेटवर्क, और तीसरा आई थिंक जो एफिशिएंसीज है यहाँ सारी कंपनीज में, क्योंकि रिसीवेबल डेज और वर्किंग कैपिटल शायद अभी एकदम सही तरीके से और सही मायने में एकजुट हो रही है, विच मींस दैट तो लॉकडाउन के कंस्ट्रेंट से वो सारे निकल आए हैं, सप्लाई हो या वर्किंग कैपिटल। तो बढ़िया नतीजे हैं मेरे हिसाब से। आई थिंक जैसे सुबह भी कह रहा था, आई थिंक लुकिंग एट फिनोलेक्स
फिनोलेक्स, नाउ लुकिंग एट मन इंडस्ट्रीज, आई थिंक ये पाइप वाली कंपनियां जो भी है, ऑयल एंड गैस करती है, सीवीसी करती है, पीवीसी करती है, अच्छे तुल में रहेंगी। मन इंडस्ट्रीज को मुझे लगता है नतीजों के बाद अगर ऑपरेटिंग लेवल पे भी अच्छे नतीजे हो तो आराम से यहां से भी 10 से 15% भाग सकता है। सुमित, अगर सुबह सुबह ये बताएं, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जो 300 रुपए के भाव है, अब जेफरीज कह रहा है 640 होना चाहिए, तो फिर ये नो ब्रेनर था कि मन इंडस्ट्रीज भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। और देखिए यही सुबह सुबह पकड़ के आपको बताया था, 69 का भाव था, मुझे ठीक से याद है उस समय, और अब भाव आपके सामने है, आप खुद पढ़ सकते हैं भाव क्या चल रहा है इस समय 74 का, और ये और चलेगा और बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा क्योंकि 10 करोड़ वाला मुनाफा 27 करोड़ हो गया है। और हम सुबह सुबह कह रहे थे आपकी नजर होनी चाहिए एस्ट्रल पॉली पर, मन इंडस्ट्रीज पर, लेकिन मन इंडस्ट्रीज साफ तौर पर पिक किया गया था। और हैंड पिक जब होता है स्टॉक तो फिर देखिए इसी तरह के रिटर्न दिखाता है। ये भाग रहा है, 4.5% की रैली इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। राजेश पालिया साहब, ये और कितना ऊपर जाएगा? मोमेंटम इस शेयर को कहां तक ले जा सकता है? देखिए इमीडिएट टारगेट जो मुझे दिखता है, ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम आया कल के लास्ट वीक में भी काफी अच्छी बाइंग एक्शन दिखी, मुझे लगता है इमीडिएट इसका 85 से 88 ये दो टारगेट इसके इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिखना चाहिए। और जिस तरीके का ब्रेकआउट इसका वीकली चार्ट पे हो रहा है, आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आज अगर ये 74-75 के ऊपर बंद होता है तो वीकली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट इस स्टॉक के लिए एक बड़े टारगेट के लिए इसकी रेंज ओपन करता है, जो कि इसका 120 तक का भी टारगेट इसमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट टारगेट 85-88 के रहेंगे, और वीकली क्लोजिंग 75 के ऊपर ये मिलती है इस बार, तो मुझे लगता है 120 तक के लिए भी पोजिशनल बेसिस पे इस स्टॉक में अपसाइड आते हुए दिखना चाहिए। जाता हुआ मन इंडस्ट्रीज 4.5% ऊपर, और 92% अगर आप देखिए रेवेन्यू बढ़ता है तो फिर तेजी तो हो रही है। तो लार्ज कैप के नंबर्स भी देखिए हम पहले आपको पकड़ पकड़ कर बता रहे हैं, और मिड कैप के नंबर्स भी पहले पकड़ पकड़ कर बता रहे हैं। वीरू, कोई भी एक्शन सीएनबीसी आवाज पर मिस नहीं होगा। अब एक्सिस बैंक और डॉक्टर रेड्डीज के बाद अब हीरो मोटोकॉर्प की बारी है। हीरो मोटोकॉर्प पर भी एक राय ले लेते हैं, क्या अनुमान आपका बताता है सुमित? बताइए। देखिए 23% करीब रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान, वैसे भी ऑटो सेल्स के नंबर्स अच्छे थे ही सब कंपनीज के, तो ऑटो के नंबर्स का हिसाब भी रहेगा। सही है। और अब आप रूरल से ही आ रहे हैं तो वहीं से चलते हैं, क्योंकि अगर पाइप कंपनियों के नंबर अच्छे हैं, ट्रैक्टर कंपनियों के नंबर अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है टू व्हीलर भी सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है रूरल स्पेस में, तो इनके नंबर से मार्केट मान के चल रहे हैं कि अच्छे रहेंगे। 23% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है, 19% EBITDA बढ़ने का अनुमान है। मुनाफे फ्रंट पे 4% एक बढ़त रहेगी, 955 करोड़ रुपए का आंकड़ा होगा, 917 करोड़ से बढ़कर यह आंकड़ा आने वाला है। लेकिन क्रूशियल चीज क्या है कि इन्होंने प्राइस हाइक किया था, वो प्राइस हाइक और वॉल्यूम हाइक ये दोनों जो है इनके रियलाइजेशन को थोड़ा और बेटर साइड पे ले आ सकता है। 7% वॉल्यूम बढ़ा था और करीब करीब 12% इन्होंने अपने प्राइसेस को भी हाइक किया था, वो BS6 के ट्रांसमिशन की वजह से, तो वो नंबर्स और रियलाइजेशन थोड़ा और बेटर साइड पे कंपनी को ले जा सकते हैं। इसके अलावा रियलाइजेशन करीब करीब 51,700 रुपए के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, 44,760 के कंपैरिजन में। साल दर साल के ये आंकड़े हैं, और मार्जिन जो है वो थोड़ा कमोडिटी प्राइसेस भागे उसकी वजह से सेट ऑफ होते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स हीरो मोटोकॉर्प के आ सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा वो होगा कमेंट्री किस तरह की रहती है अगले हाफ के लिए, तो ये पार्ट और फेस्टिवल को लेकर आउटलुक मैनेजमेंट कैसा देता है, ये दो चीजें इसके ऊपर बाजार नजर रखेगा। तो हीरो मोटोकॉर्प पे अगर आप देखिए नंबर्स हैं, लेकिन मैं एक बार के लिए स्किप करके एक टेक चेक लेना चाहूंगा क्योंकि वो क्रिटिकल है इंडेक्स के लिए। हीरो मोटोकॉर्प पे मैं आता हूं, एक बार आप रिलायंस को देखिए, रिलायंस का इंट्राडे चार्ट देखिए। रिलायंस ने एग्जैक्टली आज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रेस्ट लेके एक पुल किया है। राजेश जी प्लीज उसको डिफाइन कीजिएगा, रिलायंस के डाटा साहब प्लीज रोल ओवर फिगर्स भी लेके आइएगा, एक बार फायर कीजिएगा स्क्रीन पे। एक्सपायरी -2 डे पे इसने पुल बैक लिया 100 डे से, एक टेक चेक दीजिएगा यहां का पुल बैक कहां तक जा सकता है। राजेश आपकी अप्रोच क्या होगी रिलायंस के इस इंट्राडे पुल बैक पे, और ये डेली पे कितनी इंपॉर्टेंस रखता है प्लीज? वीरेन जी बिल्कुल सही जगह से स्टॉक ने पुल बैक दिया है, और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले दिनों में करेक्टिव एक्शन थी, और ये एक्सपायरी के पहले जनरली हम देखते हैं कि कोई लार्ज कैप स्टॉक जिस तरीके से करेक्ट होता है एक्सपायरी के पहले, तो एक्सपायरी वीक में जरूर उसमें एक पुल बैक एक्शन बनता है। तो बिल्कुल इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि पुल बैक यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए, और अर्निंग सीजन में है और रिलायंस के भी रिजल्ट आगे आने वाले दिनों में आप देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पुल बैक जो इसका बनता है वो करीब बनना चाहिए 2090 से 2110, ये रेंज तक एटलीस्ट ये पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जिन्होंने भी लोअर साइड पे इसको लिया है, अगर इसको देखें हम वीकली सेटअप के हिसाब से, तो मल्टीपल सपोर्ट जोन था इसका जो कि 2050 के आसपास था, मल्टीपल वीक पे स्टॉक ने वहीं से सपोर्ट लिया था।
तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से आज ये पुल बैक दे रहा है। मुझे लग रहा है 2090 2120 ये टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखे इसमें 2015 के आसपास, तो थोड़ा सा 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए इसको होल्ड करें तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इंडेक्स को सपोर्ट देता हुआ दिखेगा और पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। तो से पहले का मूव है, ध्यान रखिए फ्राइडे को इसके नतीजे भी आने वाले हैं और नतीजों से पहले देखिए ये स्टॉक मूव करना शुरू कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस तरफ रखिए तो दूसरी तरफ रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टली पेड स्टॉक, और देखिए ये डेडली कॉम्बिनेशन है। नतीजे तो आएंगे शुक्रवार को, थर्सडे को है, लेकिन इस सीरीज की एक्सपायरी अगर ये ऐसे ही बढ़ेगा तो 11,900 तो आराम से देखिए फिर इंडेक्स पार कर जाएगा। शक शुबा था 11,900 के ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, अगर RIL का कंट्रीब्यूशन आएगा तो फिर तो चला जाएगा, ये बात लगती है। राहुल जी से पूछते हैं। राहुल जी, इस मूव को आप कैसे देख रहे हैं? पार्टली पेड स्टॉक भी भाग रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी भाग रहा है, नतीजों से पहले इन स्टॉक्स में भी अब मूवमेंट आना शुरू हो चुका है। नतीजे अच्छे आएंगे ये सब मानकर जनरली चलते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं RIL से? जी बिल्कुल, देखिए गब्बर वापस आ गया है। काफी दिनों की मंदी और प्रेशर के बाद में रिलायंस में आज अच्छा वॉल्यूम और अच्छा करंट देखने मिला इंट्राडे सेशन में। तो मेरे हिसाब से रिलायंस में तेजी में बने रहना चाहिए। ऑप्शंस की भी डेटा देखता हूं तो आज कॉल्स में इसमें अच्छा एडिशन हुआ है और काफी दिनों बाद हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसमें 2120 तक के लक्ष्य अभी इंटरमीडिएट के लिए है और आई थिंक 2120 भी अगर निकाल लेगा तो और भी तेजी पकड़ सकता है। तो रिलायंस में डेफिनेटली लॉन्ग की राय है। रिलायंस पार्टली पेड अप भी अच्छा चलना चाहिए और सबसे अहम बात यह है कि यही वो स्टॉक है जो निफ्टी को 11,900 के पार ले जाएगा। सही कह रहे हैं आप, तो यही वो स्टॉक है जो 11,900 के पार ले जाएगा और 11,900 के पार फिर जाएगा तो देखिए फिर बाजार में क्या रैली देखने को मिलेगी। अभिषेक अग्रवाल रॉकस्टार्ट कैपिटल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, बड़ा अच्छा लगा, काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बताइए RIL से ही शुरुआत की जाए। भारतीय एयरटेल के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे और RIL ने अब मूव शुरू कर दी है शुक्रवार को नतीजों से पहले। आपका क्या कॉल है शेयर पर? जी हेमंत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सबसे मिलकर। काफी समय के बाद वापस CNBC आवाज पे आने का मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का बादशाह भी कह सकते हैं आज के समय पे। तो जिस समय लोग लग रहा है कि कहाँ से पैसे आएंगे, वहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक तरफा पैसे जो है मार्केट से रेस करता हुआ चला जा रहा है। आई थिंक सो कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो इनलाइन ही रहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से जो सैलरी कट जो रिलायंस ने कुछ दिन पहले जो है अनाउंस की थी कि वापस उन्होंने इसे ले लिया है और अभी सबको जो है दिवाली बोनस की तरह दिख रहा है। आई गेस स्टॉक के अंदर में मोमेंटम बना रहेगा। एंड अगेन आज की अगर रैली हम देखें तो शायद एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि अलीबाबा का जो IPO आने वाला है। अगेन अलीबाबा इज अ होल्डिंग कंपनी जिसकी इतनी सारी जो मेन कंपनियां हैं वो लिस्ट अब होने वाली है, जो दुनिया का सबसे बड़ा IPO होने वाला है। अगर उसको नजर रखते हुए अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री भी आज के डेट में एक तरह की होल्डिंग कंपनी सी हो गई है, जहां पे आपके पास जियो है, रिटेल है, ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस है। सो अगेन अगर हम इस होल्डिंग कंपनी की भी वैल्यूएशन देखें तो मार्केट में ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि कहाँ पे इसे वैल्यू करे। सो शायद अब क्योंकि फ्लोर प्राइस हमको दिख रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, आई गेस उसी को ही एक तरह का रेप्लिका करते हुए इंडिया के अंदर में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो लीडरशिप पोजीशन में मेंटेन करेगा। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी जो है आगे हम ये स्टॉक में मोमेंटम देख सकते हैं। तो मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा RIL, इसके ऊपर तो नजर होनी ही चाहिए। L&T इसके नतीजे भी देखिए आएंगे। नंबर्स के ऊपर फोकस करिए, नंबर्स से पहले के मूव को पकड़ेंगे तो देखिए पैसे बनेंगे। इस बीच बैंक निफ्टी अब आपको दिखा दूं 700 पॉइंट ऊपर हो चुका है और 325 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स नजर आ रहा है। धीरे धीरे करके अब आप देखिए, थोड़ी देर में एक बार दिखाइएगा डायरेक्टर साहब एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये दिखा रहा होगा आपको कि अब धीरे धीरे करके देखिए जो लाल लकीर है ये नीचे आएगी और हरी लकीर ऊपर चली जाएगी। आज हैवी वेट्स का दिन है अब, लेकिन देखिए मिड कैप्स का भी पार्टिसिपेशन और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हल्के हल्के करके अब आप देखिए एडवांसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो इस चार्ट के ऊपर हमारी नजर होगी, लेकिन RIL सेकेंड हाफ में देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, ये बुल्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ाएगा। लेकिन L&T से क्या उम्मीद की जाए? डिविडेंड को लेकर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस सुमित अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 35
35 रुपए या उससे ज्यादा भी। ये नोमुरा की रिपोर्ट है, 35 रुपए पर शेयर तक बोल रहा है, लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट एलएनटी में पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में हुआ है। किसी ब्रोकर ने ये नहीं एस्टिमेट किया था कि एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक, एलएनटी फाइनेंस सबके नंबर इतने स्ट्रांग आएंगे। तो वो नंबर आए तो अब जाहिर सी बात है पेरेंट के नंबर भी अच्छे आने ही आने। तो आप जो एस्टिमेट देख रहे हैं ये वो आंकड़े हैं जो कि इस तरह की चीजों को डिस्काउंट नहीं कर पाए थे। ऑपरेटिंग फ्रंट पे करीब करीब 18% एबिटा गिरने का अनुमान है, रेवेन्यू 8% टूटने का अनुमान है, मुनाफा करीब करीब 30-40% के आसपास टूटने का अनुमान है कि एडजस्टमेंट भी थे उसके हिसाब से। लेकिन आंकड़े जो एक्चुअल में आए उसमें एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग और बाकी सब्सिडरीज के नंबर बहुत स्ट्रांग आए हैं। तो वो शायद कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, पहली चीज। दूसरा, कंपनी के जो ऑर्डर इनफ्लोज हैं वो करीब करीब 33,810 करोड़ रुपए वाईओवाई बेसिस पे आपको 44,000 करोड़ से टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन ये सीक्वेंशियली करीब करीब 28,000 करोड़ से बढ़कर आएगा 33,000 करोड़ रुपए के आसपास। इसी तरह से इनकी ऑर्डर बुक भी पिछले साल के कंपैरिजन में एक अच्छा शूटअप दिखा रही है। तो ऑर्डर इनफ्लोज इंप्रूव हुए हैं। हाइड्रोकार्बन बिजनेस थोड़ा सा सबड्यूड रहा है, लेकिन बाकी बिजनेस की तरफ से एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस आने का अनुमान है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है स्पेशल डिविडेंड। मार्केट में ये बस बना हुआ है करीब 35 रुपए या 30 से लेके 35 रुपए के बीच में, 27 रुपए कुछ ब्रोकर बोल रहे हैं, कुछ 32 रुपए बोल रहे हैं, कुछ लोग 35 रुपए का डिविडेंड बोल रहे हैं। तो ये एक बेल्ट बन रही है कि 27 से लेके 35 रुपए के बीच में कहीं डिविडेंड आ सकता है। आंकड़ा कैसा आता है इसके ऊपर मार्केट नजर रखेगा, लेकिन अगर बड़ा डिविडेंड आता है तो शायद शेयर भी रिएक्ट करे, इसीलिए अभी से इसमें कुछ एक बाइंग देखने को भी मिल रही है। ओके, याद रखिएगा बड़ा डिविडेंड का नंबर, फिर कोड नंबर्स, ऑर्डर बुक, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर इनटेक, बहुत सारे पहलू हैं। और याद रखिए इन सब पहलुओं के बीच में आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए और वो है वर्सेस ऑल टाइम हाई ऑफ 1600। स्टॉक आज की तारीख में 974 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभिषेक जी अपने एग्जैक्टली अगर आप देखें, अभी सुमित को सुना और नंबर्स की एक्सपेक्टेशन सुनी और उसके अगेंस्ट आप प्राइस को भी देख रहे हैं, आपके अप्रोच क्या है एलएनटी पे इस वक्त और इस प्राइस में आप कितना इंटरेस्टेड हैं? और इस पूरी बास्केट में वी हैव एलएनटी एंड सिमंस। मुझे पर्सनली लगता है कि एलएनटी जो है वो अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है इस लेवल्स पर भी। फंडामेंटली हमको ये देखना होगा कि यहाँ से जो ऑर्डर बुक है, भले ही अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें फॉर ऑल द ऑब्वियस रीजंस वो कम दिखेगी, बट गोइंग फॉरवर्ड जो है जो एक्सपेंडिचर होना है इंडिया पे, आई गेस वहां पे नेचुरल गेनर एलएनटी ही रहेगा बिकॉज उसकी लीडरशिप पोजीशन है। सो एक बार के लिए अगर हम नंबर्स को साइडलाइन करें तो आने वाले समय में एटलीस्ट यहाँ से 3 से 4 साल में जहां लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी वापस रिबाउंड होगी, तो काफी सारा कैपेक्स जो है वो आना बाकी है। एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ से आने वाले हो सकता है 3 से 6 महीने में मैक्सिमम जो चीजें हैं वो बेटर होने लगेगी एंड वहां पे एलएनटी को वापस ऑर्डर बुक जो है वो मिलने लगेगा। सो क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, मार्केट लीडर है। सो आई गेस अगर किसी को इंडेक्स पे ही बेट लेना है तो इंडेक्स में एलएनटी इज अ वेरी गुड बेट टू हैव इन द पोर्टफोलियो। तो एलएनटी भागता हुआ दिन के हाइस पर, वीरू कल से कॉल दे रहे हैं। ये कल ढीले बाजार में एक्सपर्ट से जब पूछा था कि बताइए एलएनटी तो तेजी बनेगी, क्या करना चाहिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे 980 का कॉल खरीद लीजिए। तब मैंने लिख रखा है 10 रुपए 45 पैसे पर चल रहा था वो कॉल, तो 980 वाला कॉल देखिए अब बढ़ता हुआ अब 11 रुपए 50 पैसे के आसपास ये इस समय कारोबार कर रहा है। तो एलएनटी धीरे धीरे करके देखिए बढ़ता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा है। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, एलएनटी की चाल को आपने कैसे रीड किया, आपके टारगेट्स इस स्टॉक पर प्लीज। देखिए हेमंत जी, वैसे काफी बढ़िया और शानदार फॉर्मेशन इसने वीकली बेसिस पे बनाया था, मंथली बेसिस पे बनाया था। इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ 4 या 5 दिन पहले भी इसे कवर किया था क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन बनाया था। अब इसके डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम और इसके जो डेली वॉल्यूम्स है वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इसने जो एक रिसेंट हाई बनाया था 1020 के करीब का 19 अगस्त के करीब, उस लेवल को ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है क्योंकि आज के वॉल्यूम ने कल के वॉल्यूम को क्रॉस किया है और प्राइस पैटर्न में काफी अच्छी बढ़त है। तो वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट दिख रहा है, करंट लेवल से बाय करें। यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे 960 रुपए का और टारगेट्स रखेंगे हम लोग 1020 के। तो एलएनटी स्टॉक के ऊपर नजर रखिएगा। कल एलएनटी, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन, इन तमाम कंपनियों के नतीजे आने वाले। टाइटन के नतीजों पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक और चीज होने वाली है जिसको नीरज भाई क्लोजली ट्रैक करते हैं। जी आप सही समझ रहे हैं, कल का खिलाड़ी आज तो होने वाला है ही, लेकिन एक और नीरज भाई के दिल के सबसे करीब
चीज है चुनाव। अच्छा, अमेरिका के चुनाव हो सुमित, या ए से लेकर बी तक? हाँ, ए से लेकर बी तक, या अमेरिका के चुनाव हो, ए फॉर अमेरिका, या बी से यानी बिहार के चुनाव हो, सबको क्लोजली ट्रैक देखिए नीरज करते हैं। और ये सेगमेंट हम लोग तब करते हैं जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी और पॉलिटिक्स, इसे हम प्यार से एसएनपी भी कहते हैं। तो बिहार चुनाव का दंगल बहुत ही, देखिए अब उसका बिगुल तो बच चुका था, और कल दरअसल वोटिंग पड़नी शुरू हो जाएगी पहले चरण की 28 अक्टूबर को, उसके बाद 3 नवंबर को, फिर 7 नवंबर को, और फिर नतीजे आएंगे 10 नवंबर को, मंगलवार को नतीजे आएंगे। किसकी सत्ता होगी, कौन बिहार की गद्दी पर फिर से बैठेंगे, नीतीश कुमार साहब, या विपक्ष की सरकार बनेगी, ये सब सवाल हैं सबके जहन में। और इसका भारतीय बाजारों पर क्या असर देखने को मिलेगा, अब चलिए इस सब पर चर्चा करते हैं। नीरज बताइए, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, और आपकी एनालिसिस बहुत सही पड़ती है चुनाव पर, तो इसीलिए इस सीरीज की शुरुआत हमने आप ही से करी, बताइए प्लीज। देखिए, बिहार के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में जब से सरकार चल रही है, काफी उठापटक आपने देखी होगी। नीतीश जी पहले लालू जी के साथ सरकार बनाए, फिर अचानक से ओवरनाइट ड्रामा हुआ और वो एनडीए में आ गए और सरकार बनी। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनडीए के हिस्से में एक राज्य जहां पे वो अभी रूल कर रहे हैं उसको रिटेन करना जरूरी है, क्योंकि बीच में कुछ राज्यों में उनकी सरकारें नहीं रह गई थी। तो बिहार इस दृष्टि से बहुत मजबूत है। दूसरे, एनडीए के लिए ताकत दिखाने के तौर पे कि सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ में बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए भी ये चुनाव जरूरी है। तो कल से इस चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण के मतदान जो 16 जिलों में 71 सीटों पे होने वाले हैं, इस पे कल मतदान होगा, और बहुत सारे मंत्री लोग इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। करीब 6 मंत्री हैं जिनके कल मतदान जिनके विधानसभा क्षेत्रों में पड़ने वाले हैं। उसमें कुछ नामचीन लोग भी हैं, जैसे एक युवा लड़की 28 साल की जो गोल्ड मेडलिस्ट है, अच्छा, ओलंपिक जीत के आई है शूटिंग में, श्रेयसी सिंह, वो चुनाव लड़ रही है वहां से, जमुई से। तो इस तरह के कई नामचीन लोग हैं और बहुत दिग्गज लोग हैं। एक विधायक है जो 8 बार से लगातार जीत रहे, 8वीं बार किस्मत आजमा रहे हैं अपनी। अच्छा, आप सोचिए कितने सालों से वो विधायक है, प्रेम कुमार जी। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और ये जो पूरी बेल्ट है आपकी भागलपुर जमुई वाली, यानी जो यूपी को टच करते हुए ये पूरी बेल्ट बनती है, इस पे कल चुनाव है। और यहां पे राष्ट्रीय जनता दल का काफी प्रभाव रहता है, और यहां पे लोक जनशक्ति पार्टी का काफी प्रभाव रहता है, क्योंकि वो उस इलाके से गुजरते हुए जाते हैं। तो इनके बीच में है। अब आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या हो सकता है इसमें, तो हम चुनाव आयोग की उस मर्यादा से बंधे हुए, इसलिए मैं नंबर पे बात नहीं कर सकता, लेकिन मोटे तौर पे अभी तक जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जो व्यू लोगों के बन रहे हैं, वो एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं कि उनका पलड़ा भारी है यहाँ पे, तो वो जीत सकते हैं। लेकिन कांटे की टक्कर इसलिए होगी क्योंकि इस बार ये जो एलजेपी नीचे खड़े हैं, ये केंद्र में तो एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन बिहार में अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा। यानी आप जेडीयू और बीजेपी के साथ इनको होना चाहिए, तो ये अलग से लड़ रहे हैं। और पूरी 41 सीटों पे देखिए चुनाव यहाँ पे ये लड़ते हुए दिखा रहे हैं। एक सीट इन्होंने सिर्फ वो श्रेयसी सिंह वाली छोड़ दी है, जहां पे बीजेपी कैंडिडेट है, उनकी जमुई सीट से है। तो ये जो क्रम बनता हुआ दिख रहा है, इसमें एलजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आरजेडी के लिए, क्योंकि वो उनके प्रभाव वाले क्षेत्र मुद्दे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? जनरली बिहार की बात होती है तो फिर मुद्दा होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन इस बार वैक्सीन का मुद्दा सुना है बहुत छाया हुआ है। बीजेपी ने कहा है, उसने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम फ्री में सबको वैक्सीन लगाएंगे। उसके बाद सारे स्टेट ने अनाउंसमेंट कर दिए। इस बार लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं है वहां का बहुत बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर काफी कंट्रोल हुआ है। इस बार मुद्दा वहां पे डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार बड़ा मुद्दा है वहां पे। जितने भी हम लोगों ने बातचीत की लोगों से, सबका कहना है कि एम्प्लॉयमेंट बड़ा इश्यू है वहां पे, कि किस तरह लोगों को रखते हैं, माइग्रेशन वाले लोगों को किस तरह से आपने रखा है। दूसरा, डेवलपमेंट लार्जर स्केल पे, यानी केवल सड़क बिजली पानी से लोग अब संतुष्ट नहीं है, उनको बहुत बड़ी चीजें चाहिए। क्योंकि अब आप जब बड़ी दुनिया में देखते हैं तो आपको लगता है कि बिहार हर चीज में एवरेज में पीछे क्यों है, तो उसको फिर दूसरे नजरिए से लोग देखना शुरू करते हैं। तो इसलिए इस बार का मुद्दा डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर वहां का बड़ा इशू है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी वहां पे कंट्री में सबसे नीचे है। तो ये सारे इश्यूज हैं। फॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा भारी इशू नहीं है। हाँ, तो आरजेडी कह रहा है अपने मैनिफेस्टो में 10 लाख जॉब देगा, लाएगा कहां से, लोग ये पूछ रहे हैं। लेकिन नहीं, तो बीजेपी कह रही है कि 19 लाख देंगे। हाँ काउंटर ऑफर है, काउंटर ऑफर है। तो ये बड़ा मजेदार है देखिए चुनाव, और हर रोज हम इसका कवरेज करने वाले हैं सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेट है बिहार, और बिहार के बाद फिर बंगाल 2021 में। सही बात है। तो देखिए ये वो चुनाव है जिसका रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
में इस रंग से उतरकर कल का खिलाड़ी आज भी नीरज आपको देने वाले हैं। लेकिन चलिए वापस स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। वीरू बताइए कहां पर सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है? मैं देख रहा हूं बहुत सारे लार्ज कैप्स में तेजी बढ़ती हुई। जी हाँ, देखिए गर्मी तो इस वक्त पूरे बाजार में ही है और एक दो स्टॉक्स देखिए जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। कोलगेट, अब प्रश्न ये आता है हेमंत कि जो ट्रेड सुबह सुबह लिए थे हमने, अब उन पे क्या करें? कोलगेट दूसरा तीसरा ट्रेड लिया था मेरे ख्याल से आपने हेमंत, और 1540 डे हाई पर, और क्या वर्टिकल राइज है यहाँ पे। राहुल जी एक बताइए, कुछ ट्रेड्स जो कि अब अच्छा कर रहे हैं उसमें कोलगेट डे हाई पर है, इसमें प्रॉफिट बुक करके ले जाएं इसको या फिर इसको कैरी करना चाहिए? और एक और चीज, डॉक्टर रेड्डीज अब डे हाई पर 5115, एक वर्टिकल राइज बीते 10 मिनट में आया है, लेकिन यहां पे एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट विजिबल है। इन दोनों स्टॉक्स पे डिफेंसिव स्पेस में मैं आपकी राय चाहूंगा, इनमें से कौन सा ट्रेड कैरी करेंगे और किसको लिक्विडेट करेंगे यहां पे? मैंने आपकी सुपर की ट्रेड नोट की थी कोलगेट पामोलिव में। इनफैक्ट सुबह से स्टॉक मुस्कुरा रहा है, तो आई थिंक अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इसके अंदर। और साथ ही में इसका एक 1540-1550 के जोन में इसका प्रीवियस स्टॉप भी है, तो वहां पर थोड़ी सी सप्लाई एक्सपेक्टेड है, तो इसमें प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कर ले। अगर डॉक्टर रेड्डी की कंपेरेटिव बात करें तो यहाँ पर सेटअप जो कि रिस्क रिवॉर्ड है वो ज्यादा फेवरेबल है। आई थिंक इसके अंदर आप ऊपर में 5200 5250 के लक्ष्य आते हुए देख सकते हैं, तो डॉक्टर रेड्डी बाय करके चलिए। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 5090 का रहेगा तेजी के लिए। डॉक्टर रेड्डीज खरीदिए। कोलगेट जो मुस्कुरा रहा है उसमें एक बार आप भी मुस्कुराइए और प्रॉफिट बुक करिए। आपने तो बड़ा सॉफ्ट शब्द का इस्तेमाल किया है राहुल जी। वीरू कभी कभी कहते हैं कोलगेट 32 ही दिखा रहा है। वीरू ने कई बार ये वाला स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, तो सही है, अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ कोलगेट इस समय देखिए। और डिस्क्लोजर सब लोग देंगे तो देखिए एक ही निकलेगा कि सब लोग, ज्यादातर लोग कोलगेट यहां पर इस्तेमाल करते हैं। क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज बात करते करते क्या निकल गया है। पालविया साहब ने देखिए शुरुआत में ही कहा था इसके ऊपर नजर होनी चाहिए, तो नंबर से पहले डॉक्टर रेड्डीज दिन के हाईस पर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक और नंबर इंपॉर्टेंट है जो आने वाला है, टाइटन, इसकी बात भी कर लेते हैं, फिर ज्वेलरी स्टॉक्स की भी देखिए शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि टाइटन के नंबर्स आएंगे कल के सत्र में। उसके बाद फिर थंगामाइल ज्वेलरी के नंबर्स आएंगे 2 नवंबर को। ज्वेलरी सेक्टर से उम्मीद काफी सारी है, लेकिन पोल क्या कहता है बताइए, आपका अनुमान क्या कहता है सुमित? देखिए पहले इन्होंने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया हुआ है, Q2 के अंदर वो पहले अपडेट दे चुके हैं और ये बात साफ कर चुके हैं कि उनकी जो रिकवरी रेट है बहुत स्ट्रांग है। और प्री कोविड लेवल तो नहीं आया, लेकिन हाँ फिर भी रिकवरी अच्छी दिखाई पड़ रही है। 98% तक की रिकवरी की बात उन्होंने की थी ज्वेलरी डिवीजन के अंदर, और जो सॉलिड गोल्ड की डिमांड है वो भी काफी स्ट्रांग की बात उन्होंने की थी, तो वही नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट भी होगा। हालांकि मार्केट ने कुछ हद तक चीजों को डिस्काउंट किया हुआ है, लेकिन एबिटा फ्रंट पर अनुमान है करीब 360 करोड़ रुपए का आंकड़ा होगा। मुनाफा 4300 करोड़ रुपए इस तिमाही में आ सकता है। मार्जिन मोरलेस YOY बेसिस पे तो आपको फ्लैट दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सीक्वेंशियली ये नंबर आपको बेटर साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ज्वेलरी डिवीजन में सबसे कम डिक्लाइन की बात है, 2% के आसपास का डिक्लाइन वहां रहेगा। वॉचेस में थोड़ा डेंट रहेगा 40 से 50%, जो कि मैनेजमेंट साफ कर भी चुका है। और आईवेयर में भी करीब 50% की रिकवरी की बात की थी, तो यहां पर भी डेंट जो है 40-42% के आसपास आने का अनुमान है। तो ज्वेलरी बिजनेस बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन यहां सबसे क्रूशियल पार्ट रहेगा फेस्टिव डिमांड और मैरिज डिमांड जो गोइंग फॉरवर्ड आने वाली है, तो उनको लेकर कमेंट्री क्या रहती है, अब किस तरह का ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है सेल्स के अंदर। ये 2-3 चीजें हैं जिसको मैनेजमेंट कमेंट्री में बोलेगा और उस पर बाजार नजर रखेगा। सही बात है। मुझे याद है जब पिछली बार मैनेजमेंट हमारे साथ आए थे तो हमने उनसे साफ एक सवाल पूछा था कि ये बताइए आपने खर्चे कितने घटाए, और उन्होंने कहा था कि बहुत सारे रेंटल रीनेगोशिएट हुए हैं। और आपने देखा है रेंट अगर रीनेगोशिएट होते हैं तो वो 1 साल के लिए नहीं होते, 5-10 सालों के लिए होते हैं। और टाइटन का स्टॉक फिर फोकस में साफ तौर पर रहने ही वाला है। मयूरेश जोशी साहब भी हमारे साथ उस दिन मुझे साफ याद है कि मौजूद थे जब ये शेयर 3 डिजिट में था। 3 डिजिट से वो लगातार कहते आ रहे हैं ये स्टॉक आपको खूब पैसे बनाकर देगा, और वैसा ही कर भी रहा है। जोशी साहब अभी आपका व्यू क्या है टाइटन के ऊपर बताइए। नंबर से पहले ये स्टॉक भी देखिए मूव करने लगा। पॉजिटिव रहेगा हेमंत जी, और जैसे सुमित जी बता रहे थे थोड़ी दिक्कतें जरूर आई थी लॉकडाउन के वजह से, बट वॉल्यूम्स आर कमिंग बैक टू प्री कोविड लेवल्स। अच्छा, दूसरा इनपे होता है ग्रामेज जो सेल्स होती है, इस पे बहुत इसका महत्व दिया जाता है। और जितने इनके पास गोल्ड के रिजर्व्स है टू हेज इट, तो आई थिंक एक पोर्शन उनका ये भी है कि वो डायरेक्टली गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा इन टर्म्स ऑफ देयर हेजिंग पोर्टफोलियो इटसेल्फ, दैट टेक्स केयर ऑफ द एबिटा, या जो एबिटा पे परफॉर्मेंस आता है
गोल्ड प्राइसेस के वॉलेटिलिटी के वजह से। तीसरा आई थिंक जो स्टडेड डिमांड है और जैसे लॉकडाउन खुलेंगे दैट शुड कम बैक टू नॉर्मल, और इनकी जो सारी स्कीम्स है आई थिंक दैट शुड आल्सो वर्क गोल्ड एंड ज्वेलरी के लिए। तो आई थिंक मार्जिन वाला बिजनेस है एंड दैट शुड कम बैक, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में लीडर है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अच्छा खासा इनके पास आ जाएगा। दूसरा आई थिंक जो वॉचेस डिवीजन है दैट शुड आल्सो स्टार्ट रिकूपिंग बैक इट्स लॉसेस, या जो ट्रैक्शन इन्होंने खोया था। तो अगले कुछ क्वार्टर्स में आई थिंक जैसे इनके ऑफर्स निकल के आ रहे हैं दैट शुड प्रोबब्ली सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इवन दैट शुड कंट्रीब्यूट अलॉन्ग विद आईएफएल एंड प्रिसिजन। तो स्टॉक पे पॉजिटिव रहूंगा। बट जैसे आपने दूसरा स्टॉक मेंशन किया हेमंत जी, आई थिंक थंगामाइल, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। आई थिंक साउथ बेस्ड प्लेयर्स में आई थिंक एक लीडिंग पोजीशन में है ये, और जैसे टाइटन की पोजीशन है आई थिंक दे शुड आल्सो बी गेनिंग अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। आई थिंक 375 अगर पुल बैक देता है ये स्टॉक जिसका 50 डीएमआ है, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू लुक एट अक्यूमुलेटिंग। चलिए, तो ये कहते हैं फंडा विद डेमा, यानी टेक्निकल्स के साथ साथ फंडा भी यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि हम टाइटन की बात कर रहे थे, कोर इशू हमारा टाइटन था, टाइटन रेस्ट ले रहा है। याद रखिएगा इस पूरी सीरीज में पोस्ट 8 अक्टूबर, ये सीरीज बहुत लंबी थी, याद रखिएगा ये 25 सितंबर को शुरू हुई थी, 8 अक्टूबर से लेकर टिल डेट तक ये 20 डीमा के ऊपर रेस्ट ले रहा है, और अर्निंग्स का हमें सपोर्ट अगर मिला तो याद रखिए ये बहुत कुछ कर सकता है। इस पर टेक चेक लेते हैं। पालविया साहब, आपकी अप्रोच क्या है? अब मैं इस महीने के ऑप्शंस के बारे में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अब आपका ब्रोकर आपको ट्रेड ही नहीं करने देगा इस मंथ के ऑप्शंस में। कौन सी स्ट्राइक विद लीस्ट रिस्क आप टाइटन में पकड़ना चाहेंगे? ऑप्शंस पे इंपैक्ट इतना दुरुस्त आता है कि पूछिए मत इसमें। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए स्टॉक 3 वीक से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, और जिस तरीके का इसका सेटअप है मुझे लगता है कि स्टॉक बिल्कुल रिजल्ट के रिएक्शन जो आएगा इसमें एक अच्छा पॉजिटिव साइड का आना चाहिए, क्योंकि अगर इसका ओवरऑल सेटअप भी देखें तो स्टॉक में एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, और इसके सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में। हालांकि आपने ऑप्शन ट्रेड का जिक्र किया है तो काफी कम अभी लिक्विडिटी है नेक्स्ट सीरीज में, तो बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर डायरेक्ट भी अगर इसको प्ले किया जाए तो 1205 का स्टॉप लॉस रखे, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट सीरीज के मैं ऑप्शन ही चेक कर रहा था, तो यहाँ पे 1205 का स्टॉप लॉस रखे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। और इसमें मुझे लग रहा है कि जैसे ही स्टॉक में एक ब्रेकआउट आएगा 1255 के ऊपर, तो ये स्टॉक एक बड़ी तेजी दिखाएगा जो कि इसको 1315 1340 की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे बाय करें 1205 के स्टॉप लॉस से, और 1315 1340 के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए पोस्ट रिजल्ट। ओके, पोस्ट नंबर से अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जताते हुए राजेश पालविया जी। अब यतिन से बात करते हैं। यतिन इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। यतिन से बात करते हैं एग्जैक्टली डीलर्स किन स्टॉक्स को लेकर बुलिश हैं इस वक्त, और कहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव रुझान है यहाँ पे। यतिन, गुड आफ्टरनून। स्पेशली लार्ज कैप में यतिन कहाँ पर तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीलर्स? तो देखिए वीरू, टाइटन की आपने बात तो की, लेकिन उसके पहले अपन अपोलो टायर की बात कर लेते हैं। देखिए सीएट के जिस हिसाब से नतीजे आए हैं, जिस हिसाब से मार्जिन में एक्सपेंशन आया है, अनुमान के मुकाबले 25-30% का बीट आया है। आज हमने ये देखा है कि अपोलो टायर्स में जो है डीलिंग रूम्स को लगता है कि 155 से लेके 156 के लेवल बहुत जल्द आ जाएंगे, और इसीलिए वो बीटीएसटी की रणनीति जो है अपोलो टायर पे सुझा रहे हैं। और एक बात, अगर आप टॉप 5 एफएनओ के स्टॉक्स देख लें जिनमें ओपन इंटरेस्ट का इजाफा हुआ है, तो वहां अपोलो टायर्स दिखेगा आपको। ओपन इंटरेस्ट लगभग 28% आज गेन हुआ है, और लगभग 22 लाख शेयर जो है ऐड हुए लॉन्ग साइड पे। तो अपोलो टायर्स पे जो है बीटीएसटी की रणनीति डीलिंग रूम्स की है, और ओवरऑल बेसिस पे हमने टायर सेक्टर पे देखा है कि काफी दिनों से एक्शन है, और वो एक्शन बरकरार रहेगा, क्योंकि रिजल्ट सीजन में काफी पॉजिटिव सरप्राइज का एक्सपेक्टेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस सेक्टर में। इसके अलावा टाइटन, आप लोगों ने इस पे चर्चा ऑलरेडी कर ली है, लेकिन डीलिंग रूम्स की अगर आप कहें तो पोजिशनल तरीके से यहां डीलिंग रूम्स को 1265 से लेकर 1275 तक के लेवल्स दिखते हैं। और अगर आप अक्टूबर सीरीज की बात भी कर ले तो यहां लगभग 3 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं लॉन्ग साइड पे। तो रिजल्ट्स के पहले टाइटन में काफी अच्छा एक्शन हमको देखने को मिल रहा है, बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टायर सेक्टर में भी देखिए रैली, आज तो एमआरएफ जैसा हैवीवेट हिल रहा है, देखिए क्या भाग रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। वो जो आपने सुबह वाला लिंक बताया था ना एमएससीआई वाला, उसका जलवा है, जादू है। मिड कैप में कहाँ एक्शन है? तो मिड कैप में हेमंत रत्नमणि मेटल्स पे बात करेंगे। देखिए जिस हिसाब से आज मैन इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आए,
काफी सारी पाइप्स कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, काफी अच्छे आ रहे हैं। रत्नमणि मेटल्स स्टील और पाइप्स और ट्यूब्स बनाती है कंपनी, और यहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि 10 से 15% की शॉर्ट टर्म में अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। कंपनी की FY 20 में ऑर्डर बुक 1100 करोड़ रुपए के ऊपर थी, और पिछले कई महीनों में कंपनी की ऑर्डर बुक में 600 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। तो जिस हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक मूव हो रही है, सेकेंड हाफ में रूरल मार्केट्स पे अच्छी कमेंट्री देखने को मिल रही है काफी सारे कॉर्पोरेट से, जिसका एक बेनिफिशियरी रत्नमणि मेटल्स भी हो सकता है। तो ये कंपनी पे ध्यान रखें, 10 से 15% की डीलिंग रूम्स अपसाइड यहां देख रहे हैं। ओके, रत्नमणि मेटल्स अगर आप देखें इसमें अच्छे खासे मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आते हैं आपके टायर पे, अगर आप देखें जो व्यूज थे यतिन, सीएट ने पोस्ट नंबर्स क्या मूव दिया, और अपोलो टायर्स बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आई थिंक मैंने आपके कहने के बाद इसको रीड करना शुरू करा। आज इसके करंट मंथ फ्यूचर्स में 20 लाख, और उससे भी बड़ी सरप्राइजिंग चीज जानते हैं क्या है, इसके नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स में 27 लाख शेयर जुड़े हैं। ह्यूज बिल्डअप। राजेश पालवी जी, आप इसकी जरा नेक्स्ट मंथ की एक्टिविटी देखिए। 155 की कॉल, ₹7.70। जिस प्रकार का फ्लैग इसमें एक टिपिकल फ्लैग कन्वर्जन हो रहा है, क्या इसकी नेक्स्ट मंथ की ये कॉल पकड़े क्या 155 की? आई मीन हार्डली 7.5 पौने 8 रुपए की है। अगर ये निकल गया इस रेंज से तो ये 165 166 कभी भी हो जाएगा। कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन को? प्लीज नवंबर की 155 की कॉल लेके आइए, ₹7.50। आपकी राय क्या रहेगी राजेश जी? बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये टायर का स्टॉक है और ये बिल्कुल निकलने के लिए तैयार ही है, और टायर है तो दौड़ेगा भी तेज। हमने C8 का तो देख ही लिया है परफॉर्मेंस, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल अपोलो टायर का ये पूरी सीरीज में जिस तरीके से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था, और ये सीरीज के आखिरी वीक में हाई पॉइंट पे जाके बंद हो रहा है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें ट्रैक्शन तो बिल्कुल रहेगा। 155 की जो कॉल ऑप्शन आप बता रहे हैं बिल्कुल बाय करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से अभी यतीन जी भी बता रहे थे, ये स्टॉक में और भी बड़े टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि अगर इसका सेटअप देखें तो मुझे तो लगता है कि स्टॉक में एक वी शेप रिकवरी होते हुए दिखना चाहिए, और स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बनता है थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड करेंगे 165 तक का। तो मुझे लगता है नेक्स्ट सीरीज का 155 का कॉल ऑप्शन भी लेके ट्रेड करें, उसको होल्ड रखें, और ये स्टॉक के टारगेट 165 तक आएंगे, तो ये ऑप्शन के टारगेट मुझे लगते हैं अगर थोड़ा सा होल्ड रखेंगे तो इसमें टारगेट जो आना चाहिए वो 15 रुपए से 18 रुपए तक आते हुए दिखना चाहिए। इमीडिएट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट मुझे लगते हैं, अगर BTST कोई ट्रेडर है तो उसके हिसाब से टारगेट होंगे करीब 11 रुपए के आसपास। इसका स्टॉप लॉस रखे 5 रुपए का, और पोजिशनल ट्रेडर है अगर इसको थोड़ा होल्ड रखेंगे तो मुझे लगता है 18 रुपए तक टारगेट आएंगे, उसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीपर रख ले 4 रुपए के आसपास। जबरदस्त मूव देखिए, सारे टायर स्टॉक्स ने दिया है, बढ़िया प्रदर्शन देखिए इस पूरी की पूरी स्पेस में देखने को मिला है। तो टायर वाले स्टॉक्स के ऊपर तो देखिए आपका फोकस बना हुआ है ही, लेकिन एक और स्टॉक जिस पर आज सुबह हम लोगों ने राय ली थी, इस समय देखिए वो भी भाग रहा है। अपोलो हॉस्पिटल दिखाइए डॉक्टर साहब। ए से मुझे याद आया, अपोलो टायर से मुझे याद आया अपोलो हॉस्पिटल्स भी देखिए क्या मूव दिखा रहा है। चंदन जी स्वागत है आपका। सुबह भी चर्चा हो रही थी स्पेस की, ये देखिए सुबह जिसने खरीदा वो इस समय पैसे बना रहा है, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कितना भागेगा अपोलो हॉस्पिटल? और आज सुबह सुबह हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि वैक्सीन आएगी तो देखिए अस्पतालों में जाकर लोग लगवाएंगे इसको। लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर नजर रखिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स से वो दवाएं जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाएंगी। और देखिए वो थीम चलती हुई इस समय दिन के हाईस पर अपोलो हॉस्पिटल। आपका टारगेट क्या है इस पर? देखिए अपोलो हॉस्पिटल अब बड़े मुंह के लिए वापस तैयार हो चुका है। आज से 5 वीक पहले इसने लगभग 2020-2050 के लेवल को सरपास करते हुए बड़ी तेजी देखी थी, और लगभग 2330-40 तक गया था। वापस उन्हीं लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, और रिसेंट 8-10 दिन के कंसोलिडेशन के बाद जो पुराने रेजिस्टेंस थे उनको टेस्ट करके वापस टर्न हो रहा है। तो जो रिसेंट के स्विंग आई है 2333 वो टारगेट बनेंगे, तो काफी अच्छा सेटअप है। BTST के लेके जाए या 2-3 दिन के लिए ट्रेड करें। काउंटर में लगभग 2080 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे, 2200 मॉर्निंग में और 2333 2 दिन के टारगेट इसमें हासिल होते हुए नजर आएंगे। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पे 2137 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, लेकिन 3 बज चुके हैं, तो ये वक्त घड़ी में जब होता है तो CNBC आवाज पे आपको मिलते हैं भसीन जी अपने भरोसेमंद शेयर लेकर। सर गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। एक विनिंग ट्रैजेक्टरी पे मार्केट एक बार फिर से 11,900 को अगर आप देखें निफ्टी किस करता हुआ, और एग्जैक्टली अगर आप देखें HDFC बैंक डे हाई पर और बैंक निफ्टी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। सर आपका आज का कन्विक्शन ट्रेड क्या कहता है, और कल के थोड़े ट्रेड्स को भी प्लीज जरा समराइज कीजिएगा सर।
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, आपको और हेमंत को। गुड आफ्टरनून। और कल आपको ठोक के कहा था लेने का मौका है, डोंट लुक एट यूएस एंड फ्यूचर्स एंड मार्केट, बिकॉज आपकी मार्केट को तो क्रूड ऑयल का घटना और आपकी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, इससे बढ़िया टाइम ही नहीं हो सकता। साथ में आपके यहाँ कोविड की ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड है, तो आप कभी तो अपने देश को भी तो मानो। तभी तो हमने आपको कहा था बैंक निफ्टी में देखना 25,000 की एक्सपायरी। तो हेमंत जी को कहिए 788 हो गया है बैंक निफ्टी, और कल और परसों में 25,000 इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। कल आपको 1400 रुपए पे कहा था कोटक के रिजल्ट्स फैबुलस हैं, आज देखिए 1600 रुपए बिक गया, 200 रुपए मिल गए कल और आज में। आपको डाबर कहा था 512 में 525 बिक गया, और 85 वाला एनटीपीसी 89-90 बिक गया। तीनों में प्रॉफिट बुक कीजिए। अब आप कहें तो 2 कॉल है, दोनों बाय की है। बिल्कुल। कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और कल जैसे मार्केट में 3 लॉन्ग साइड के कॉल्स देने के लिए आपको सलाम मजीन साहब, मजा आ गया। तो सर पहला बाय है जो यहां से अनकन्विंसिंगली वीक परफॉर्म कर रहा है, बट जिसके रिजल्ट्स में आपको थोक के कहता हूं सबसे अच्छे होंगे। सन फार्मा 468-50 में लीजिए, 460-150 का स्टॉप लॉस रखिए, 490 का टारगेट। सन के जो नंबर्स आने हैं बिकॉज ऑफ देयर यूरोपियन बिजनेस विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग, और मैं आपको दावे से कहता हूं दिस विल बी एन आउट परफॉर्मर। सन लीजिए। दूसरा बाय है मेरा हिंडाल्को। आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव करेक्टेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ इन द डॉलर, वो आज रिवर्स हो जाएगा। तो 172 72 में हिंडाल्को लीजिए, 68 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस, 188 का टारगेट। ओके, हिंडाल्को फ्यूचर्स जरा प्लीज सारी कॉल्स अगर आप देखें सर की रोटेट कर दीजिए। हिंडाल्को में 188 का अगर आप देखें टारगेट होगा, उसके बाद अगर आप देखें 168.75 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे करीब करीब 173-65 पे ट्रेड करता हुआ। और सन फार्मा ये 490 के लक्ष्य के लिए 462 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और 490 और 462 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। बस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और इन दोनों ही अगर आप देखें स्टॉक्स पर अपना व्यू रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच निफ्टी फ्यूचर्स एट डे हाई 11,893 पे। और एक और चीज है जो कि एक फ्रेश मूव आ रहा है एचडीएफसी बैंक में। याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक का प्राइस आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जो है अक्टूबर फ्यूचर्स का 1233 है। सुबह एग्जैक्टली हमने तथ्य आपसे शेयर किया था कि 1200 पे पुट राइटर है, पिक कर लीजिए इसको, और वो देखिए वहां से 33 रुपए ऊपर। राहुल जी अब बताइए एचडीएफसी बैंक की ट्रैजेक्टरी कहती क्या है? अब ये अपने फिर इस दौर के कंसोलिडेशन जोन के हाईएस्ट लेवल पे है, कैसे अप्रोच करेंगे आप एचडीएफसी बैंक को? कोई कॉल ऑप्शन नेक्स्ट मंथ का या फिर फ्यूचर्स पे आपकी राय? जी हाँ बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक मेरा हाई कन्विक्शन आइडिया है। आई थिंक एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो पूरे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में चला नहीं है। ब्रॉडली बैंक निफ्टी एक तरह से ब्रेकआउट जोन में, और ऐसा हो नहीं सकता कि एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट ना करे। तो इसमें आप नवंबर का 1260 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, तकरीबन 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें लक्ष्य जो 55 का रहेगा, और जो स्टॉक के अगर कोई फ्यूचर्स लेना चाहता है तो फ्यूचर्स में मुझे आराम से यहाँ से तकरीबन 1280-1290 तक की अपसाइड दिख रही है। तो फ्यूचर्स में भी डायरेक्ट बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 1210 का रहेगा, और ऑप्शन में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 20 रुपए का। एक तो देखिए इनके ऊपर रखिएगा नजर, और कुछ मिड कैप्स पर रखिएगा नजर। देखिए आज हम कह रहे थे कि टायर शेयरों ने बड़ा कमाल दिखाया है, एक स्टॉक और मूव कर रहा है। देखिए डॉक्टर साहब लाइए जरा, नोसिल टायर इतने सारे बिके हैं, तो केमिकल स्टॉक्स भी देखिए चलेंगे। रबड़ केमिकल बनाने वाली कंपनी, ये सिंपल लॉजिक है। देखिए जैसे आज सुबह सुबह बताया था आपको कि मन इंडस्ट्रीज में तेजी देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब लाइए नोसिल, इससे पहले लीजिए भागना शुरू हो गया, लाल निशान वाला 3% ऊपर, ये भागेगा अब। अच्छा सबसे बड़ी बात है चला नहीं है ये स्टॉक। तो देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है। मयूरेश जी अगर हाँ कहेंगे तो फिर ये और जोर से चलेगा। मयूरेश जी नोसिल पर आपकी क्या राय है? टायर बिना रबड़ के, बिना कार्बन ब्लैक के तो बनेंगे नहीं। नोसिल के नंबर्स में देख रहा हूं कौन सी तारीख को आएंगे, और 9 नवंबर को नंबर्स आएंगे, तो 9 नवंबर में अभी जगह भी है। क्या ये भागेगा इन द रन अप टू द नंबर्स? आपका टारगेट बताइए। नो ब्रेनर है हेमंत जी, और एब्सोल्युटली लॉजिक सही है।
तो आई थिंक अगर टायर चल रहे हैं तो टायर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कार्बन ब्लैक, रबर केमिकल्स, इनका भी आई थिंक डिमांड बढ़ना है। नोसिल जो रबर केमिकल के बिजनेस में है, इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑफ ऑलमोस्ट 1,72,000 टन्स, इसमें इन्होंने इजाफा किया है 30,000 टन ऑफ इनसॉल्युबल सल्फर। तो आई थिंक ये जो मिश्रण होता है ये टॉप लाइन को जबरदस्त तरीके से ग्रो करवाएगा, क्योंकि जो ऑटो सेल्स है और जो चाइना पे आई थिंक नॉन चाइनीज सप्लायर्स पे एक प्रेफरेंस आ रही है ग्लोबली एज वेल एज लोकली, ये मार्जिन को बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा देगा। तो मार्जिन भी आई थिंक 19 से 20% रहने की उम्मीद है। डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है ये स्टॉक की, 1.25% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। डेट बिल्कुल नहीं है कंपनी की। कैपेसिटी जैसे मैं कह रहा था आई थिंक पूरी तरीके से आई थिंक बन चुकी है, जिसका मतलब जैसे यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगी पूरा का पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा और वो रिटर्न ऑन इक्विटी पे दिखेगा। जो 6-7% पे लैंग्वेज हो रहा है वो डेफिनेटली डबल डिजिट पे आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट कंपनी, जीरो डेट, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम्स बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट एज वेल एज ओरिजिनल टायर मेकर्स गेटिंग इंप्रूव्ड, और केपेक्स ना होने के कारण आई थिंक कैश फ्लोज रिमेनिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। आई थिंक बिल्कुल नो ब्रेनर है। 135 आई थिंक इसका 50 DMI है, तो पुलबैक्स पे आई थिंक अगर आता है कभी तो आई थिंक दैट्स प्रेफर्ड ये, बट आई थिंक ले भी सकते हैं आप। 160-165 के टारगेट्स बिल्कुल ओपन अप हो जाते हैं। देखिए आराम से बढ़ेगा ये स्टॉक। अगर टायर की डिमांड इतनी है, जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है सारे के सारे टायर शेयरों में, तो रबड़ केमिकल बनाने वाली कंपनियों में तो रैली देखने को मिलेगी। चंदन जी से पूछते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि वो ट्रैक्टर के टायर्स के ऊपर भी नजर रखते हैं, ऑटो कंपनियों पर भी नजर रखते हैं। नोसिल, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए चंदन जी, कौन से नजर आते हैं आपको? जी देखिए, नोसिल मेरे हिसाब से एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से बनेगा। जिस हिसाब से वीकली सेटअप बन रहे हैं और दिल्ली में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। और जिस हिसाब से सीएट, जेके टायर, बालकृष्णा, इन सब में मोमेंटम है। अब इस सेक्टर में जो आगे केमिकल से उनसे रिलेटेड मूवमेंट आना चाहिए। नोसिल की बात करें तो इसमें 136, 138 का जोन है वो मल्टीपल सपोर्ट है। आज से लगभग 10-12 दिन से बार बार उस सपोर्ट पे काउंटर कामकाज कर रहा है। इमीडिएट लेवल रहेगा 147, और 147 निकलते ही काउंटर में लगभग 160 के लेवल बनेंगे। तो सबसे पहले तो 2-2.5% का मूवमेंट आएगा, और वो मूवमेंट आते ही 10% की रैली काउंटर में तैयार हो जाएगी। तो नोसिल खरीदना ही चाहिए। काउंटर में 136 के स्टॉप लॉस है, 146 और उसके बाद में 162 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। ओके, नोसिल अगर आप देखें 162 तक के टारगेट बन सकते हैं, 143 पे ट्रेड करता हुआ। शानदार स्ट्रक्चर, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। अच्छा, एक चीज और देखिए, 2-3 स्टॉक्स जो कि अब अपनी लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहे हैं, और ये समय उन स्टॉक्स को डिस्कस करने का इसलिए है क्योंकि अब हम नई सीरीज के बेहद नजदीक खड़े हैं, और ये स्टॉक्स हैं बेस पर। राहुल जी, एक बार आप एमजीएल को देखिए। एमजीएल ने कितना स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया 15 अक्टूबर से लेकर टिल डेट तक का स्ट्रॉन्ग बेस, और आज अब 20 DMI के ऊपर निकला है। आईजीएल, एमजीएल और पेट्रोनेट में पिछले 4 दिन में जो एक्टिविटी है उसको देखते हुए नेक्स्ट मंथली कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका आउटलुक और इन तीनों में से बेस्ट क्या है राहुल जी? रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो एमजीएल में सबसे ज्यादा बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखने मिलता है, और जैसे आपने कहा कि स्टॉक एक तरह से बेस बनाकर यहाँ से रिवर्स कर रहा है, तो सारे टेक्निकल इंडिकेटर पॉजिटिव है। आरएसआई ने भी पॉजिटिव संकेत दिया है। आई थिंक आने वाले सेशंस में एमजीएल में हमें ऊपर में 900 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। सो एमजीएल बाय करके चला जा सकता है, और इसका जो ये लास्ट 10 दिनों का जो एक तरह से कंसोलिडेशन जोन है, उसके जो लोअर पैरामीटर है अराउंड 820 का, वो इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 820 का स्टॉप लॉस एमजीएल लॉन्ग कीजिए। आई थिंक जो मूव हमने बाकी दोनों स्टॉक्स में देखे वैसा सिमिलर मोमेंटम मूव इसमें भी देखने मिल सकता है। और खास बात यह है कि लास्ट आधे घंटे में ये स्टॉक के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने मिली है। सो मेरा पिक एमजीएल रहेगा तेजी करने के लिए 900 के पोजिशनल लक्ष्य के लिए। तो आईजीएल में खबर आई कि ये बेनिफिशियरी है एमएससीआई इंडेक्स में, इसका वेटेज बढ़ेगा। तो देखिए आईजीएल के साथ साथ एमजीएल भी बढ़िया प्रदर्शन आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी रैली देखने को मिल रही है ये गैस वाले स्टॉक्स में, पेट्रोनेट, एलएनजी, ये तमाम स्टॉक्स हैं देखिए जिनमें बाइंग इंटरेस्ट आज सुबह से ही बना हुआ है। लेकिन अब जानते हैं बीटीएसटी आइडियाज, एसटीबीटी तो आइडिया होगा नहीं, अब देखिए लगता तो नहीं है। राहुल जी बताइए, आप कौन से स्टॉक पर बुलिश है, कौन सा स्टॉक आप कल के लिए ले जाना चाहते हैं?
देखिए, मैं मारुति को प्रेफर करूंगा। मारुति में ने आज बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है, अपने 7150 का रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक मारुति में 7225 तक के लक्ष्य कल के सेशन में बीटीएसटी के लिए देखे जा सकते हैं। पोजिशनली भी स्टॉक काफी बढ़िया है, और जैसे आप थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि ऑटो सेक्टर में, ऑटो स्टॉक्स में जब तक दिवाली आई थिंक यहाँ पर करंट रहना चाहिए। तो मारुति मेरा आज का पिक रहेगा 7100 के स्टॉप लॉस से। नाथ जी हैं हमारे यहाँ टिकर टीम पे, और वो हर बार बताते हैं मंगलवार को कि कितने मंगलवार से मारुति चल रहा है। आज भी देखिए मंगलवार आपका सत्र है और मारुति मंगलवार को नहीं चले, ऐसा हो नहीं सकता। 100 रुपए बढ़ा है ये। पिछले 15 मंगलवारों में से 12 सत्रों में इसने तेजी दिखाई है, और इस साल अब तक 41 मंगलवार हुए हैं, उसमें से 26 में मारुति में तेजी हुई है। तो मारुति ये वो स्टॉक है जो आपको कल के लिए भी पसंद है। बढ़िया स्टॉक आपने चुना है। पालिया साहब, आपका बीटीएसटी आइडिया बताइए प्लीज। हेमंत जी, मैं भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ही जाना चाहूंगा, और मेरा जो पिक रहेगा वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से टाटा मोटर रहेगा। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके का सेटअप है, और स्टॉक में आज भी शॉर्ट कवरिंग एक्शन है, और देखें रोल ओवर एक्शन भी काफी अच्छी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी एक अच्छी तेजी के लिए तैयार हो चुका है। स्टॉक में जो पिछले दिनों में एक वोलेटिलिटी थी, स्टॉक ने एक हायर साइड पे एक 140 के आसपास एक स्विंग हाई बनाया था, बट मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से स्टॉक का एक बेस फॉर्मेशन हुआ, स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को होल्ड करके ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में 145 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो टाटा मोटर बाय करेंगे हम 132 के स्टॉप लॉस से, टारगेट होंगे 145 तक के। तो मारुति हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो बीटीएससी ट्रेड्स में टाटा मोटर्स आ गया। हेमंत ने जिस प्रकार से मारुति के आंकड़े पेश किए जो कि सौजन्य से आए थे टुंगनाथ के, टुंगनाथ जी का याद रखिएगा, बहुत अच्छी अगर आप देखें कमांड है उनकी, अगर आप देखें शास्त्रों पे। मेरे को लगता है हेमंत मारुति की मैनेजमेंट को एक बार टुंगनाथ से मिलवा देना चाहिए। प्रोडक्ट लॉन्च हो तो जरूर उनसे संपर्क कीजिएगा, वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली बताएंगे। वो आपको पत्री बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, मैंने ऐसा सुना है टुंगनाथ जी। मारुति में क्या बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मारुति हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। अब चलते हैं और कुछ मेहमानों के पास। रचना जी, आप बताइए आप क्या ऐड करेंगी अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में इन लेवल्स पे, और वो ट्रेड जो कल के लिए कैरी करेंगे आप? जी, मैं बैंकिंग स्टॉक्स को जैसे शुरू से ही इस आवर में मैंने बैंकिंग पे कॉल दिया था एक्सेस के लिए, तो मैं बैंकिंग सेक्टर को कंटिन्यू करूंगी। और अगर मैंने ऐड करना है तो मैं ऐड करूंगी एचडीएफसी बैंक को। फिलहाल उसके फ्यूचर्स 1231 पे है, उसको अगर मैं ऐड करती हूँ तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगी 1212 पे, और जो टारगेट लगाऊंगी पीटीएसटी के लिए, पहला टारगेट लगाऊंगी 1240, सेकंड विल बी 45, और उससे भी आगे अगर कंटिन्यू करेगा करके दिन में मूव तो 1260। तो देखिए एचडीएफसी बैंक बढ़ता ही चला जा रहा है। ये जो लास्ट में आपने मूव देखा है, ये राहुल शर्मा जी के सौजन्य से आया है। इन्होंने खुलते ही आज कहा एचडीएफसी बैंक शो के खुलते ही आज कहा एचडीएफसी बैंक खरीदना चाहिए। रचना जी इस बात को और आगे लेकर जा रही हैं, और देखिए बैंक्स में रैली जो है वो काबिले तारीफ है। 700 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है, और एचडीएफसी बैंक भी बढ़िया प्रदर्शन आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। चंदन जी बताइए आपका बीटीएसटी ट्रेड प्लीज। जी देखिए, मेरा पूरा फोकस यहाँ पे कंजम्पशन एफएमसीजी काउंटर पे रहेगा, और निफ्टी एफएमसीजी ने एक शानदार बेसिक फॉर्मेशन बनाया है। लग रहा है सारे एफएमसीजी काउंटर में 5 से 7% की रैली रहेगी। तो मैं टाटा कंजम्पशन पे फोकस करूंगा। टाटा कंज्यूमर देखें, एक शानदार बॉटम आउट प्रोसेस बन रहा है, शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो रहा है। 8 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट करके फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास किया है। लॉन्ग के बिल्टअप है, इसके दमदार ट्रेड में भी सजेस्ट किया था, और अभी भी मेरा मानना है कि मौजूदा लेवल से काउंटर में 5-7% ट्रेडिंग में और 15% पोजिशनल में मूवमेंट आएगा। तो 492 के स्टॉप लॉस से टाटा कंजम्पशन ले, ऊपर में 515 इमीडिएट बेसिस पे बीटीएसटी और 555 पोजिशनल टारगेट यहाँ पे हासिल होंगे। कनाडा से हमारे एक्सपर्ट जुड़े थे शुभम जी। सबसे पहले 8 बजे जब वो जुड़े तो वीरू और मैं उनसे मजाक कर रहे थे कि इस समय तो कनाडा में रात हो गई है, तो आप तो कॉफी जरूर पी रहे होंगे, और तब प्री ओपनिंग ट्रेड में उन्होंने देखिए सुझाया। उसके बाद 10 के दमदार ट्रेड्स में चंदन जी जुड़े, उन्होंने फिर स्टॉक को सुझाया दिन के हाईज पर। अब और कई बार दोपहर में भी देखिए हमारे कई एक्सपर्ट्स ने इस स्टॉक को सुझाया है, और क्या जबरदस्त रैली इस शेयर में देखने को मिल रही है। तो वीरू आज कॉफी का दिन है, लिकर स्टॉक थोड़ा ठंडा प्रदर्शन दिखा रहे थे शुरुआत में। आप देखिए कॉफी वाले शेयर भाग रहे थे सुबह से, और अभी तक अपना झंडा ऊपर करे हुए हैं ये शेयर। चलिए, तो कॉफी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, और लिकर स्टॉक्स अगर आप देखें बड़ा बीता साल बड़ा खराब।
हाँ हाँ बिल्कुल सही। मयूर जी से पूछ लेते हैं, अच्छा एक बार आपकी वो जो ट्रेडर वाली कैप जो है ना वो पहना के, ट्रेडर हैट, आप क्या लेना चाहेंगे? ट्रेडर हैट मयूर जी बताइए। इस बीच एक प्रकाश जी का मैसेज आया कि कॉनकॉर को देख लो। कॉनकॉर, प्रकाश जी आपकी कॉल थी, बहुत अच्छा करती हुई और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में कॉनकॉर ट्रेड कर रहा है। थैंक्स टू दैट फॉर दैट कॉल डे हाई पर कॉनकॉर। मयूर जी बताइए आप क्या ऐड करेंगे? सर ये ट्रेडर वाली भी टोपी पहन लेता हूं, लेकिन जो थीम गुरुजी की थीम थी ब्रोकिंग स्टॉक्स पे, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कल भी हमारी बात हुई थी और आज इसका मूव देखिए आप, तो मुझे लगता है आई थिंक इसने अपना 50 डीएमआर अब भी निकाला है 467 468 लेवल्स, और ये मूव अभी भी सस्टेन हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया हैं ये स्टॉक के साथ। जैसे एंजल के नतीजे आए थे, जैसे बाकी ब्रोकिंग फर्म्स के नतीजे बेहतरीन आ सकते हैं, मुझे लगता है आईसेक में मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रह सकता है टेक्निकली। मुझे याद है बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट आपने कल कहा था ये शेयर भागेगा, दौड़ेगा, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, और देखिए आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। एक स्टॉक आपने और बोला था आप, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, मुझे याद है इसमें भी देखिए दिन के हाईस पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, और ये तब आपने बताया था जब नीरज भाई ने शांति गेयर्स सुझाया था। कल का खिलाड़ी आज थोड़ी देर में नीरज भाई आज फिर से देखिए तैयार है, बताएंगे उनका कल का खिलाड़ी आज कौन सा है। लेकिन देखिए शांति गेयर्स आपने कल भी कहा, आज भी सुबह सुबह इसकी चर्चा हुई, ये शेयर भी मजबूती के साथ भागता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रेडर्स हैट अभिषेक अग्रवाल साहब को भी पहनाई जाए। अभिषेक जी हैं तो आप फंडामेंटल एक्सपर्ट, लेकिन टेक्निकल कॉल्स भी बढ़िया देते हैं, बताइए कल के लिए बीटीएसटी आइडिया कौन सा है? हेमंत जी, हमने देखा कि जैसे सीमेंट सेक्टर के अंदर में काफी हलचल हमें देखने को मिली, क्योंकि अगर हम टायर या जो भी अभी जितने भी स्टॉक्स की बात की सारी कंजम्पशन थीम को देख रही है, एफएमसीजी भी हमने डिस्कस किया, तो मुझे लग रहा है कि सीमेंट जो है वो सेक्टर चलेगा। एंड वहां पे एक लगार्ड मुझे जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज जो है वो मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर हम देखें तो इनके पास करीबन 4 मिलियन टन के तो खाली सीमेंट प्लांट है, और अगर रिप्लेसमेंट वैल्यू लेंगे तो वहां पे करीबन 3,500 करोड़ का तो खाली रिप्लेसमेंट कॉस्ट आता है। सो मार्केट कैप है 4,500 करोड़ की, खाली एक सेगमेंट है 3,500 करोड़ का, सो ग्रॉसली अंडर वैल्यू है। आई गेस यहाँ से इस स्टॉक को देखना चाहिए। रेन इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे 180 पर ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। एक दो तथ्य और देख लीजिए जो कि कल के प्रोस्पेक्टिव से बहुत जरूरी होगा देखना आपके लिए, और वो ये है कि एलएनटी अब प्रायर टू देयर नंबर्स और डिविडेंड एक्सपेक्टेशन जा रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच करने के लिए। याद रखिए अगर ये अप्रोच करता है तो ये जनवरी 2020 के बाद पहली बार होगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, इतने स्ट्रॉन्ग वाइडेशंस और साथ ही साथ इतनी स्ट्रॉन्ग होप्स के बीच में अपने 200 डेमा को अप्रोच करने जा रहा है। इसमें एक ऑप्शन कॉल ले ही लेते हैं। पालवे साहब जरा प्लीज अपना दिमाग दौड़ाइएगा, और नेक्स्ट मंथ का कोई कॉल ऑप्शन, क्योंकि अब हम 200 डेमा को अप्रोच कर रहे हैं, इसको ऑप्शंस के जरिए अप्रोच करना ज्यादा अच्छा होता है। कोई लॉजिक दीजिए जो कि नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन अच्छा लगता हो आपको। विरेंद्र जी, जिस तरीके से सेटअप है स्टॉक का, मुझे लगता है बुल कॉल स्प्रेड इसमें करके जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट पे स्टॉक का रिएक्शन हमें देखना है। और स्टॉक में जो नेक्स्ट मंथ का जो कॉल मुझे लिक्विड लग रहा है वो 1000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करे, जो कि 25-26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और उसके सामने आप इसकी कॉस्ट कम करने के लिए 1060 का कॉल ऑप्शन बेच दे, जो कि 11 रुपए के आसपास है। तो बुल कॉल स्प्रेड बना लें आप इसमें, और इसमें मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से स्टॉक का मोमेंटम है, तो 5 से 6% का अगर पॉजिटिव सरप्राइज आती है तो स्टॉक में 5 से 6% अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए। तो ये बुल कॉल स्प्रेड में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। जो रिस्क ले सकते हैं डायरेक्ट भी 1000 का कॉल ऑप्शन लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। 26 रुपए का अभी प्राइस है, इसमें स्टॉप लॉस जो रखना है वो 15 रुपए का रखेंगे। और हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम जिस तरीके से बना एलएनटी में, ये इसको स्टॉक को 1020 से 1040 की तरफ लेके जाएगा। तो आइदर बुल कॉल स्प्रेड करें, 1000 का कॉल ऑप्शन खरीद के 1060 का बेच ले, या फिर डायरेक्ट अगर प्लेन वेनिला ट्रेड करना है तो 1000 का कॉल ऑप्शन 26 रुपए में ले और उसका 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। तो एलएनटी के ऊपर रखिएगा नजर। श्रीकांत जी का बीटीएसटी ट्रेड रह गया है। श्रीकांत जी बताइए आप कौन सा स्टॉक लेकर जाना चाहते हैं?
अच्छी खासी तेजी बनी है और हम लोगों ने ऑटो स्टॉक्स में वैसे काफी अच्छी बात कर ली है। तो मुझे लगता है कि मैरिको लेके जा सकते हैं। करंट लेवल्स कुछ 355-356 रुपए के हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये भी स्टॉक एक अच्छा एक बुलिश ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है, जैसे अमर राजा बैटरी ने बनाया था। और फिर अगर ये स्टॉक अगर चलता है तो शायद 365 या 363 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो BTST बेसिस पे करंट लेवल से बाय करें, 352 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 363-365 ये दो टारगेट के लिए इसे लॉन्ग कर सकते हैं। हमारी कल भी बात हुई थी मैरिको पर और हम लोग यही कह रहे थे कि मैरिको के नतीजे बुधवार को आने वाले हैं, यानी कल के दिन देखिए इसके नंबर्स आएंगे, ये स्टॉक लेकर जाना चाहिए। कल भी देखिए BTST का आइडिया था और आज भी देखिए दिन के हाईज पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो दूसरे तीसरे दिन ये स्टॉक देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और नेस्ले पर भी बात हुई थी, नेस्ले भी दिखाइए, नेस्ले मैरिको दोनों ही शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जब से नेस्ले के नंबर्स आए तब से मैरिको के ऊपर एक लॉन्ग कॉल दिया गया और मैरिको के नतीजे भी कल आने वाले हैं। तो जो मूवमेंट है ये कल के नतीजों के पहले का मूवमेंट है, बिल्कुल राय साफ है, लेकर जाइए। ये स्पेस ने कमाल दिखाया है जोशी साहब, जब से आपने ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ दिखाना शुरू किया, मैगी का कंजम्पशन जब से आपने बढ़ाया, मंच और किटकैट आपने ज्यादा दोस्तों में बांटनी शुरू करी है, तब से देखिए मैगी भी भाग रहा है। मैरिको पर क्या राय है और जिन्होंने नेस्ले खरीदा है वो क्या करें बताइए? प्रॉफिट बुक की जाए या अभी बने रहा जाए? नेस्ले और पैसा बनाकर देगा सर, और पैसे बना कर देगा। तो जिसका ट्रेडिंग का नजरिया था, आई थिंक बिल्कुल थोड़ी मुनाफा उसकी कर लेनी चाहिए। बट आई थिंक जैसे वॉल्यूम ग्रोथ आए थे, जैसे नंबर्स आए थे, जो मार्जिन इंप्रूवमेंट देखी और हमने कहा भी था, आई थिंक जो प्रोडक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, आई थिंक दैट इज एग्जाम्पलरी। तो आई थिंक जो मिल्क प्रोडक्ट्स है इनके पास, किटकैट, मंच की आप बात कर रहे हैं, रेडी टू मेक फूड, मैगी, इन्होंने जो उपमा और पोहा बनाया है रेडी टू ईट, जो 4 मिनट लगते हैं, 2 मिनट जो मैगी 4 मिनट लगते हैं, बेहाल। मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स एंड वॉल्यूम शुड बी इवन बेटर गोइंग फॉरवर्ड। जो जिसका लॉन्ग टर्म होराइजन है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। मैरिको ने अपनी प्री रिजल्ट कमेंट्री ऑलरेडी दे चुके हैं और इनका जो सफोला और वैल्यू एडेड ऑयल प्रोडक्ट्स का जो ग्रोथ है वहां पे आई थिंक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखने मिला है और दैट वॉल्यूम ग्रोथ इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द फर्स्ट क्वार्टर्स वॉल्यूम। दूसरा आई थिंक इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है यहाँ पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिबाउंड देखने मिला है। इनपुट कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी दिखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट आई थिंक दैट इज स्टिल मैनेजेबल क्योंकि मार्जिन अभी भी मेंटेन कर रही हैं अपने प्री प्लान ट्रेजेक्टरी में और डायरेक्ट रीच। एक सेकंड के लिए रोकूंगा, नीरज भाई ने कल का खिलाड़ी आज ट्वीट कर दिया है, क्योंकि अब आपने ट्वीट कर दिया है तो देखिए मुझे उनके पास जाना होगा। डॉक्टर साहब जल्दी से दिखा दीजिए, ट्विटर से पढ़ के बता रहा हूं, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। मैंने देखा आपने तुरंत ट्वीट किया, बताइए नीरज क्या अपडेट है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज में? एक बार स्टॉक दिखाइए। एप्कोटेक्स के नंबर्स भी शायद कल आने वाले हैं। एक्चुअली वजह यही है लेने की कि कल इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके रिजल्ट्स काफी बढ़िया आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेंट कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, टेक्सटाइल केमिकल कंपनियों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उसी सेगमेंट में ये प्ले अप करते हैं। नाइट्राइल लेटेक्स बेसिकली सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक लेटेक्स के सेगमेंट में काम करते हैं। 2 बेसिक क्राइटेरिया है कि उसके अंदर फिर नाइट्राइल लेटेक्स वगैरह होते हैं जो कहाँ काम आते हैं, ऑटो कंपनीज में काम आते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम आते हैं और लेदर यानी शू इंडस्ट्री में काम आते हैं। और ये तीनों इंडस्ट्री अगर आप देखें तो यहाँ पे रिवाइवल शुरू हुआ है, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि एप्कोटेक्स को ध्यान देना चाहिए। Q1 इनका बहुत अच्छा नहीं गया था और बहुत मुश्किल के दौर से गुजरे 2 रीजन्स की वजह से। एक तो जिस नाइट्राइल रबर में है उसकी जबरदस्त डंपिंग होती है और उसको आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले ही उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, तो उसकी वजह से उनको फायदा होगा क्योंकि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट बाहर से आता था, तो उसको रोकना जरूरी था। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि जो जिन इंडस्ट्रीज को ये सप्लाई करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, ऑटो इंडस्ट्री हो या लेदर या शूज की इंडस्ट्री हो, वहां पे दिक्कतें थी, वहां पे काम नहीं हो रहा था, तो इसलिए इनका बिजनेस तगड़े से इंपैक्ट हुआ था और इसीलिए आपने देखा होगा Q1 के नतीजे अच्छे नहीं थे। लेकिन अब यहां से गाड़ी ठीक होती हुई दिख रही है, उम्मीद है। मुझे ध्यान है अप्रैल में एक बार इस स्टॉक की मैंने बात की थी नया खिलाड़ी में, तब ये 450-500 मार्केट कैप वाली कंपनी थी। तब हमने आपसे कहा था कि बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन जो पेरेंटेज है ना, बेसिकली एशियन पेंट्स की पेरेंटेज की कंपनी, घर वालों की कंपनी है, तो ये तेजी से रिवाइव करेगी और स्टॉक ने वहां से अच्छा रनअप भी दिखाया और स्टॉक काफी ऊपर भी गया, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं मार्केट कैप 850 करोड़ हो गया। तो ये
ये जो स्टॉक्स होते हैं जहां पे आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, जहां पे सरकार की मदद मिल रही है, उस पर फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो केमिकल, पेंट, रबर केमिकल, अभी आप लोग टायर की बात कर रहे थे, उसमें नोसिल की बात हो रही थी, ये सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया रैली करते हुए आपको दिखेंगे। तो जो नतीजे हैं उसके बाद आगे ग्रोथ के बहुत अच्छे हैं। इसके जो कुछ और ट्रिगर्स मैं आपको बता दूं, एक तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट नहीं है, कंपनी अच्छे ग्रोथ से चल रही है। पिछले क्वार्टर को छोड़ दें तो इनकी आरओईज वगैरह बहुत बढ़िया दिख रही है। 650 करोड़ के आसपास की सेल्स थी लास्ट ईयर में, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे आई। इसका और डीप एनालिसिस में अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं रख दूं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है समझना। बताइए। क्योंकि इस कंपनी ने 2020-21 की जो पूरी अपनी थ्योरी बना रखी है, वो इस बात पे बना रखी थी कि कोविड के बाद खुलेगा और जो इनका बिजनेस है वो नाइट्राइल वाला, वहां पे ड्यूटी इंपोजिशन बहुत जरूरी है, जो कि लगी है। तो एक बड़ा ट्रिगर इनके लिए था जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, कोविड इंपैक्ट की वजह से जो हैंड ग्लव्स आप पहनते हैं, आप वो बोलेंगे जरूर, वो हैंड ग्लव्स, देखिए अगर आप फूड इंडस्ट्री में जाएंगे जहां खाने बनाने के काम होते हैं, वहां ग्लव्स वो यूज होते हैं पहले से। लेकिन अब जो ये कोविड आया, इसकी वजह से एक होता है, अचानक से आपको इतनी डिमांड आ गई कि सब लोग ग्लव्स पहनने लगे, दुकानों में पहनने लगे, होटलों में पहनने लगे। तो उसकी वजह से इनकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है और सिंथेटिक लेटेक्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से इन स्टॉक्स में एक शानदार रैली आपको मिलेगी और कल नतीजे आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि एप्कोटेक्स के नतीजे काफी बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा और क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से इनको कोई दिक्कत नहीं होती। ये मैं आपको कॉन्ट्रा जानकारी दे देता हूं कि जब क्रूड के प्राइस आपको दिखा पिछले क्वार्टर में $5 तक गए थे, अब 40 पे सस्टेन कर रहे हैं, तब भी इनको फायदा होता है, इनको उससे नुकसान नहीं होता है। तो क्रूड इनके लिए न्यूट्रल है। मुझे याद है ये जैकपॉट स्टॉक भी पहले रह चुका है और ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी है और पेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। हम लोगों ने पिछली बार दस्ताने दिखाए थे, ये भी मुझे बिल्कुल क्लियर याद है। तो ये वो स्टॉक है जो भागता हुआ कल नंबर से पहले, ये केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स फिर फोकस में देखिए रहने वाले हैं। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज कैसा लगता है चार्ट्स पर देखकर बताइए पालिया साहब, क्या व्यू बन रहा है आपका? जिस तरीके का सेटअप है और स्टॉक में जिस तरीके से अभी बाइंग दिखाया है स्टॉक में, मुझे लगता है कि एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में। अगर हम देखें तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का पैटर्न बना था वीकली सेटअप के हिसाब से, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। और जिस तरीके से वीकली और डेली चार्ट है स्टॉक के, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में मोमेंटम यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा। 185 मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट आता हुआ दिखना चाहिए। 185 पहला टारगेट है, अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो स्टॉक में और भी यहाँ से तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी, जो कि इसको 200 के लेवल की तरफ भी लेके जाएगी। तो इमीडिएट टारगेट होंगे 185 के। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना है स्टॉक का, वो रखेंगे करीब 162 के आसपास। स्टॉक से देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले रेन इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी, एक बार दिखाइए रेन इंडस्ट्रीज भी चलेगा। देखिए सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स में बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अच्छा प्रदर्शन यहां पर देखा जा रहा है। आज पूरा स्पेस आपको देखिए एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। रेन इंडस्ट्रीज पर भी एक चार्ट चेक ले लेते हैं। रेन इंडस्ट्रीज बताइए श्रीकांत जी, कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? आज सारे केमिकल स्टॉक सेकेंड हाफ में भाग रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट आज जो एक्टिविटी देखने मिल रही है वो वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी है और साथ ही साथ काफी जहां पे डीप वैल्यू है वहां पे हमें बाइंग देखने मिल रही है। लेकिन अगर अभी स्टॉक को देखेंगे तो इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने का प्रोसेस शुरू किया है और मुझे लगता है थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे इसे बाय करें, शॉर्ट टर्म बेसिस पे बाय ना करें, क्योंकि 125 से 130 के टारगेट इसके धीरे धीरे आएंगे। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जैसे भी मयूरेश जी ने बताया था, मुझे लगता है यस, करंट लेवल से इसे बाय करें। थोड़ा पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए, 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट्स रखिए 125 से लेकर 130 रुपए के। % ऊपर 107 रुपए 25 पैसे दिन के हाईज पर रेन इंडस्ट्रीज कारोबार करता हुआ और देखिए जबरदस्त प्रदर्शन आपको दिखाता हुआ इस समय नजर आ रहा है। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज भी तो 13% की रैली यहां पर देखने को मिल रही है। तो केमिकल सेक्टर वाले स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन इस समय दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे एक्सपर्ट्स के भी पिक्स दिखाइए। मारुति, ये राहुल शर्मा जी को पसंद है। राजेश पालविया जी कह रहे हैं टाटा मोटर्स खरीदिए। श्रीकांत जी कह रहे हैं उनको मैरिको सबसे अच्छा लगता है कल के लिहाज से। और साथ ही HDFC बैंक रचना जी देखिए कह रही है लेकर जाइए। टाटा कंज्यूमर चंदन जी कह रहे हैं लेकर जाइए। तो बहुत सारे BTST आइडियाज आपके सामने आते हुए और क्या शानदार दिन था। मंगलवार का दिन वीरू बहुत ही मंगलमय गया है। वाकई अगर आप देखें मंगलमय गया दिन ये। और ये नीरज जी ने एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज को जो है
वो ग्लव्स पहन के किल कर दिया है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर 168 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, यस, और इस दौर के नए हाइस पर है और शानदार क्लोजिंग की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ। अच्छा, एक अगर आप और दो स्टॉक्स को देखें जिन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, हमने जो अर्निंग्स का डिस्कशन किया था उसमें टाइटन भी शामिल है डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। चलते हैं हेमंत के पास इस क्लोजिंग को थोड़ा सा और समझने के लिए बारीकी से वॉल पे। हेमंत, ओवर टू यू। चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूं वॉल पर। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, ये रेन इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे स्टॉक्स तो देखिए केमिकल वाले भाग रहे हैं। आज दिन था दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक के चलते आप देखिए बाकी के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी तेजी देखने को मिली। एक्सिस बैंक के नतीजों से पहले आज बड़ा मूव आया है, तो 700 पॉइंट ऊपर देखिए बैंक निफ्टी ने आज जाकर समाप्ति दी है। 24,750 के आसपास देखिए ये कारोबार करता हुआ आपको नजर आया है। मिड कैप इंडेक्स देखिए 200 पॉइंट ऊपर, डबल सेंचुरी, 7% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक 12% ऊपर जाकर बंद हो रहा है। फार्मा शेयरों ने भी आज सेकंड हाफ में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आरआईएल ने सेकंड हाफ में आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो आज बाजार को सहारा देते हुए नजर आए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए सेकंड हाफ में 1/4% की बढ़त के साथ जाकर बंद हुआ है। ऑटो शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। पूरा का पूरा एक बार चार्ट दिखाइए। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज की तो हमने बात की, 12% ऊपर जाकर बंद हो रहा है। कल भी नीरज भाई की टीम में ये स्टॉक रहने वाला है, लेकिन देखिए आज का स्टार तो कोटक ही था और उसके बाद नेस्ले 6% की रैली यहां पर देखने को मिली। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सुर में खरीदिए इस स्टॉक को और पैसा बनेगा। आज एफएमसीजी स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। एशियन पेंट ने भी देखिए आज भागता हुआ नजर आया है, अच्छा रैली यहां पर देखी गई है। एक्सिस बैंक की हम लोगों ने देखिए बात करी, नतीजों से पहले का मूव है। डॉक्टर रेड्डी मोटर्स ने भी आज दमदार प्रदर्शन दिखाया है। इवन एचडीएफसी बैंक शानदार रैली दिखा रहा था। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिली। टाइटन इसके नतीजे कराने वाले हैं, ये भी देखिए लोगों ने बीटीएसटी किया है आज के सत्र में। तो बहुत सारे हैवी वेट्स हैं जो आज आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो ढीले कौन से थे? ओएनजीसी, सरकारी कंपनियां ढीली थी। आईओसी में देखिए गेल, एसबीआई, ये वो सरकारी सेक्टर था जो आज दरअसल ढीला पड़ता हुआ। कोल इंडिया, ये तमाम देखिए सरकारी वाले स्टॉक्स नीचे कारोबार करते हुए नजर आए। एचडीएफसी लिमिटेड ने भी आज थोड़ा ठंडा कारोबार करा। ध्यान रखिए कल ये सपोर्ट कर रहा था जब बाजार ढीला था, लेकिन आज यह फिसलता हुआ आपको नजर आया है। ग्रासिम और इंडसइंड बैंक यहां पर भी थोड़ा ठंडा कारोबार आज के सत्र में देखने को मिला है, लेकिन दमदार प्रदर्शन दिखाया देखिए श्री सीमेंट ने। ये वो स्टॉक्स थे जो आज सुबह से बाजार में देखिए चर्चा में थे। एंजल ब्रोकिंग नतीजे आते ही इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे, सुबह से इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। कल का सेक्टर भी देखिए, ये बताया गया था आपको कि ब्रोकिंग सेक्टर पर रखिएगा नजर, 20% की रैली। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज मयूरेश जी कह रहे थे कि उस पर रखिएगा नजर, उसने भी 5-6% की रैली आज के सत्र में दिखाई है। इप्का लैब्स, क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स में ये शामिल होगा, इस खबर पर तो 12-12.5% की रैली दिखा रहा था। ट्रेंड भी शामिल होगा इस खबर पर, देखिए ये भी शेयर भागता हुआ 10% आपको नजर आया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी 6% की रैली आज के सत्र में आपको देखने को मिली है। तो ये तमाम स्टॉक से जो भागते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, कोलगेट 6% ऊपर, आज एफएमसीजी स्टॉक्स का दिन था। मैरिको कल नंबर से पहले 2% ऊपर। डाबर 0.25% की तेजी दिखाता हुआ। टाटा कंज्यूमर पहला कॉल था आज सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी का, बढ़िया प्रदर्शन दिखाता। बीटीएसटी कॉल भी देखिए आज ये निकल कर आया है, तो अच्छी रैली यहां पर देखने को मिलेगी। थायरोकेयर कमजोर शुरुआत हुई, लेकिन 6% की मजबूती के साथ देखिए इसने समाप्ति दी है। डिवीज, डॉक्टर रेड्डीज और अरविंदो फार्मा ने भी आज सेकंड हाफ में बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे ध्यान रखिएगा कल आने वाले हैं। सीएट नंबर्स आए तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। 3 दिन से हम लगातार कह रहे हैं इसे खरीदिए। एमआरएफ, क्योंकि दरअसल एमएससीआई रीबैलेंसिंग का फायदा इसे मिलेगा, इसीलिए ये शेयर आज, जी आप सही देख रहे हैं, 4,900 रुपए एक ही दिन में बढ़ता हुआ नजर आया। बड़ी टिकट साइज का शेयर है। अब ये देखिए 70,000 की तरफ पहुंच रहा है स्टॉक। अब क्या शानदार रैली एमआरएफ ने दिखाई है। अपोलो टायर सरप्राइजिंगली लाल निशान में जाकर बंद हुआ है, लेकिन एस्कॉर्ट्स ने देखिए दमदार प्रदर्शन दिखाया। 2.5% ऊपर जाकर ये शेयर ने आज के दिन समाप्ति दी है। बहुत ही बढ़िया क्लोज भारतीय बाजारों की देखने को मिली। अक्टूबर महीना बहुत ही शानदार है, जिस हिसाब से आज वीरू हैवी वेट्स में बाइंग देखने को मिली है। लग रहा है आज एफआईआई का फिगर भी एक पॉजिटिव आना चाहिए। कल भी हमने देखा था इतनी बड़ी गिरावट में कुल 100 करोड़ रुपए की बिकवाली उनकी तरफ से देखने को मिली थी, तो आज एफआईआई का नंबर पॉजिटिव आएगा ये लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हैवी वेट्स में बाइंग हुई है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज वीरू अगर डीआईएस का नंबर भी पॉजिटिव आता हुआ आज नजर आए। जी हाँ, और देखिए हेमंत, कल के एफआईआई के डेटा में एक चीज बड़ी क्रिटिकल थी जो सुबह हमने बात भी की थी। 15,000 पुट शॉर्ट एफआईआई ने की थी, यानी कल का लो इंपॉर्टेंट था,
डिफाइंड था, इंपॉर्टेंस रखता था, उस बात की इंपॉर्टेंस आज रिफ्लेक्ट हो रही है। 15,000 पुट शॉर्ट थे, याद रखिएगा FIs के। मैं कुछ तथ्य आज यहाँ पे OI के लिहाज से नहीं रखूंगा, मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ जो कि रोलोवर्स के लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, और उसमें एक अच्छी बात है कि बैंकिंग रोलोवर्स बहुत स्ट्रांग है। इंडसइंड बैंक, याद रखिएगा 67% रोलोवर, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक 57% रोलोवर अगर आप देखें काफी अच्छे खासे हैं, अच्छा मूव आता हुआ यहाँ पे। और कुछ स्टॉक्स देखिए जिनमें काफी अच्छे खासे रोलोवर नजर आ रहे हैं, उसमें एक LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसको देखिएगा, इसके स्ट्रॉन्ग रोलोवर 56% की ट्रैजेक्टरी में शायद, और साथ ही साथ मन्नापुरम फाइनेंस, ये एक और स्टॉक जिसके काफी स्ट्रॉन्ग रोलोवर दिखाई दिए आज। हेवल्स अगर आप देखें कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, इसके करीब 53% रोलोवर, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रोलोवर देखे गए। और सीमेंट स्पेस में ACC करीब 52% रोलोवर, यहाँ पे काफी अच्छा खासा रोलोवर था। और उसके बाद दो स्टॉक्स और देखिए, एक है बैंकिंग से ICICI बैंक 410 पे क्लोज हुआ, लगभग 52% रोलोवर, और साथ ही साथ अमरा राजा बैटरीज 51% रोलोवर्स, काफी स्ट्रॉन्ग। और साथ ही साथ एक और स्टॉक देखिएगा, वो है टाटा कंज्यूमर, 500 पे आज क्लोज हुआ, करीब 50% के रोलोवर्स के साथ। तो हेमंत, ये कुछ डेरिवेटिव्स के ऐसे स्टॉक्स थे स्पेशली बैंक से और FMCG से जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग रोलोवर देखने को मिल रहा है इस वक्त। बहुत ही बढ़िया। आप देखिए, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। हमारे एक्सपर्ट से विदा लेंगे। राहुल शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मयूरेश जी थैंक यू सो मच, राजेश पालविया जी, श्रीकांत चौहान साहब, रचना वैद्य जी, चंदन तपड़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभिषेक अग्रवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर से आप सबसे मुलाकात होगी, लेकिन दिखा देते हैं आपको स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था 7:30 बजे नीरज और मेरे बीच, उसमें कौन से स्टॉक्स ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया है। तगड़ा मुकाबला था और देखिए करीब करीब 1.5% के रिटर्न्स नीरज भाई की टीम ने कमा कर दिए हैं, आधे % के आसपास के रिटर्न्स मेरी टीम ने कमा कर दिए हैं। और वो स्टॉक्स जिन्होंने आज आउट परफॉर्मेंस दिखाया वो अब आते हुए आपके सामने। देखिए LG बालाकृष्णा खबरों के दम पर 6% की तेजी इसमें देखने को मिली। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज बढ़िया नतीजे पेश किए, इस कंपनी ने 4% की रैली यहां पर बनी। NTPC 3.5% ऊपर, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में भी 2-2.5% की तेजी के साथ इस शेयर ने जाकर समाप्ति दी है। मेरी टीम देखिए, अपोलो हॉस्पिटल आज थोड़े हैवी वेट्स के ऊपर फोकस था, वोल्टास ये हैवी वेट स्टॉक्स है, FNO वाले शेयर है, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। नवकार और फोर्टिस मल्हार जैसे स्टॉक्स के अच्छा प्रदर्शन आज दिखाने में सफल रहे। तो ये थे आज के टीम के कुछ बेस्ट परफॉर्मर्स। लेकिन वीरू और मुझे दीजिए विदा, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। कमोडिटी बाजार की चर्चा करेंगे दीपाली के साथ। डॉक्टर साहब बताइएगा दीपाली अगर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ओके, जुड़ चुकी हैं। दीपाली बताइए कहां पर नजर है आपकी? कमोडिटीज की चाल थोड़ी सी सुस्त है। दरअसल यूएस इलेक्शन से पहले एक रेंज में ही ट्रेड दिख रहा है, तो आज भी सिमिलर डे ही है और सुबह तो इनफैक्ट अच्छी शुरुआत हुई थी सोने चांदी की, लेकिन ऊपरी स्तर पर दबाव बन रहा है। तो फोकस इसी पर रहेगा कि दिवाली से पहले ट्रेंड कैसा रह सकता है सोने चांदी का और क्या ये खरीदारी का मौका है या फिर नहीं। ज्वेलरी मार्केट में तो रौनक है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में M6 पर खरीदारी कब लौटेगी, इसी पर फोकस रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद